गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने ओरिएंटेशन सेशन बताया भी था आपको। सोशल एस्पेक्ट का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी कल हमने चर्चा की थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जो आरपीएससी एईएन वाले एग्जाम में मेंस का टॉपिक है 100 मार्क्स का। इसका सिलेबस वगैरह उन्होंने काफी अच्छा ऑलरेडी दिया हुआ है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग 100 मार्क्स का टॉपिक है आरपीएससी एईएन मेंस में। तो जो बाकी एरिया है नॉन टेक का ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है, काफी सारे सब्जेक्ट करा दिए हैं। कल आप लोगों के बैच में टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आरोहण पे जो अवेलेबल हैं दे दिए हैं मैंने। अपने सिलेबस के हिसाब से आप उसमें सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा दे दिए हैं मैंने, टेक्निकल में सब्जेक्ट और भी दे दिए हैं। आरोहण पे जो जो अवेलेबल हैं अपने सिलेबस के हिसाब से आप कवर कर लीजिएगा। ज़्यादा सब्जेक्ट इसलिए भी दे दिए हैं, कोई दूसरा पेपर दोगे फिर उसमें भी टेक्निकल कुछ आएगा, तो कल मैंने टेक्निकल वाले टॉपिक भी ऐड कर दिए हैं आपके फोल्डर में। इसके बाद आपका जो आरपीएससी का फोल्डर है उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, एप्टी रीजनिंग, वो प्री वाले फोल्डर में ही डाल दिया है। प्री का ही पार्ट है, वो प्री का ही पार्ट है, प्री वाले फोल्डर में ऐड कर दिया है। तो एक बार एक दो चीजें मैं एक्सप्लेन कर दे फिर आगे बढ़ें। देखिए ये आपका कोर्स है आरपीएससी वाला, आरपीएससी एईएन ये कोर्स है। एक बार मैं चीजें बता दे रहा हूँ जिसको लेके बार बार फिर डिस्टर्ब नहीं करिएगा, कहाँ पर क्या अवेलेबल। इसमें जो प्री का सिलेबस है आपका, प्री के फोल्डर में एज इट इज, ठीक है। प्री वाले के अंदर ही जो कंप्यूटर फंडामेंटल अभी कंप्लीट हुआ था वो इसी में मूव कर दिया है, और एप्टी रीजनिंग जो चल रहा है जिसमें रीजनिंग हो गया, एप्टी चल रहा है, वो भी इसी फोल्डर में मूव कर दिया है। और एक टॉपिक आपका ह्यूमन डिजीज वाला जो टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, वो भी इसके अंदर अवेलेबल करा दिया है। तो जो आपका जैसे सिलेबस है वो उसी के अंदर अवेलेबल है। प्री वाला सिलेबस प्री में, मेंस वाला मेंस में, ठीक। उसमें कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है। एक जो मैं आपसे कह रहा था कि टेक्निकल भी मैं सोच रहा था कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो टेक्निकल प्री का फोल्डर, मेंस का फोल्डर, उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो टेक्निकल में सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के जो जो सब्जेक्ट आरोहण पे थे वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सिलेबस के अनुसार जो सब्जेक्ट आपका सिलेबस का पार्ट है वो कवर कर सकते हैं। सिलेबस में 2-4 सब्जेक्ट ज्यादा भी दे दिए हैं क्योंकि और फिर किसी एग्जाम में आ जाएगा वो। तो टेक्निकल जो आरोहण पे अवेलेबल है पूरा ही अवेलेबल कर दिया है, ठीक। आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं सोशल एस्पेक्ट, मेंस का आपका टॉपिक है। कल मैंने अप्रोच वगैरह बता दी थी, अब हम मेंस स्पेसिफिक इस टॉपिक की बात करेंगे, सोशल एस्पेक्ट के बारे में। सोशल एस्पेक्ट आपका पुराने दोनों पेपर जो हैं 2013 का और 2018 का, एक बार हम उन पेपर को देख भी लें, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अप्रोच वगैरह क्या रही है। सिलेबस तो इन्होंने इतना लिख दिया है, पर एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन आ जाता हो। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको 2013 का पेपर दिखा दूं, पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक नजर आप पेपर देख लीजिए कि पढ़ते समय पता रहे कि क्या क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज बार बार आप फिर डिस्टर्ब नहीं करिएगा क्लास के बीच में। पहले एक बार क्वेश्चन बता देता हूं मैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशल एस्पेक्ट का 2013 का पेपर और 18 का पेपर, जरा एक नजर पहले पेपर देख लें फिर हम आगे बढ़ें। देखिए सोशल एस्पेक्ट का जो 2013 का पेपर हुआ था, ये 2013 वाला पेपर है। कोई सारे क्वेश्चन कोई बहुत लेंदी होंगे ऐसा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन के बारे में आइडिया है तभी आप आंसर कर पाते हो। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो कुछ तो लिख के आओगे ही, थोड़ा बहुत भी सही लिखोगे तो नंबर 0 तो नहीं कर देगा, ठीक है।
मार्क्स आपको 0 तो नहीं कर देगा। तो डिस्क्रिप्टिव में आपके पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो कुछ तो लिख के आओगे ही। मेन खेल है प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ठीक। और पढ़ाते समय भी टीचर इस बात को ध्यान रखे कि किस टॉपिक को वो कितने वर्ड्स में करा रहा है, कि बच्चा एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करेगा, इसी का खेल है। 2013 में जो क्वेश्चन आए थे, 2013 में जो क्वेश्चन आए थे आप इसमें देख सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी थे। देखते चलो, मैं ये चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब पहला सेशन है, बताता चल रहा हूं मैं अप्रोच कैसे रखेंगे इस टॉपिक के लिए। और मेंस के लिए थोड़े थोड़े टॉपिक अब हम कवर करते चलेंगे। सोशल एस्पेक्ट प्री का पोर्शन तो आपका काफी हो ही गया है, मेंस को लेके भी कुछ कुछ क्लासेज अब आज से शुरू हो गई आपकी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और लिख भी रहा है कि 15 वर्ड में आप 15 वर्ड में आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जीएनपी के डेफिनेशन पूछी हुई है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं, तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में टाइप्स और लंबे कारण वगैरह नहीं। क्या प्रॉब्लम हो गई कैमरे को भी, देखो। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है। 15 वर्ड में आप इसका डेफिनेशन ही लिख पाओगे, कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, ठीक। WTO, व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश, WTO कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो ईयर पूछ रहा है। WTO कब एस्टैब्लिश हुआ, इसका ईयर पूछ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ ISO का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो इसका ईयर बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। 2 नंबर में यही पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे। 2 नंबर में ये सब। BOT का क्या मतलब होता है बता दीजिए। PPP का क्या मतलब है, अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पढ़ाई वो क्वेश्चन है लगभग सब। 2 साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए जिनको भारत रत्न मिला हो, आराम से आंसर कर सकते हैं। डिजर्ट मॉड्यूल टेक्नोलॉजी TM क्या होता है, तो ये सब दो नंबर में पूछे गए। विंड पावर जनरेशन से आप क्या समझते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कॉमन कंपोनेंट्स के नाम लिख दीजिए, क्या कंपोनेंट्स हैं। लीडरशिप की डेफिनेशन बता दीजिए। तो टॉपिक देखते चलो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो टॉपिक देखते पता रहेगा भाई इसमें किस तरह से क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले। कोई कोई टॉपिक है जिनमें दोनों बार क्वेश्चन आए हैं, 13 में भी 18 में भी। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का क्या मतलब है, पर्ट को डिफाइन कर दीजिए, इसका फुल फॉर्म बता देंगे, और पर्ट होता क्या है, बस 2 लाइन उसके बारे में। डिपेंड करेगा ना कितने मार्क्स का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1986, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एयर पॉल्यूटेंट बता दीजिए जो व्हीकल से आते हो, ऑटोमोबाइल से। ये क्वेश्चन आया। बैक फिल्टर का इस्तेमाल क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट से आप क्या समझते हैं, देखो 13 में भी क्वेश्चन आया है, इस पर 18 में भी क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया एनवायरमेंट का क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फुल फॉर्म बता दीजिए। पूरी कहानी नहीं पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। टेक्नोलॉजी असेसमेंट का क्या मतलब होता है, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आपका, ICT की फुल फॉर्म पूछी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जितना लिख दिया पूरा का पूरा बहुत लेंथी क्वेश्चन। कम मार्क्स वाले छोटे छोटे उसमें लिखने हैं, ज्यादा मार्क्स वाले में एक्सपेंड करके लिखोगे। ISO सर्टिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ISO इंपॉर्टेंस बताना है 5 नंबर का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में डिस्कस करिए, पढ़ाया हुआ था एज इट इज, लाइन टू लाइन से पढ़ाए हुए थे ये। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन मेथड क्लास की लाइन टू लाइन एज इट इज कराया था, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन इसका, मेथड वगैरह सब बताए थे। 5 नंबर में पूछा गया सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, राजस्थान के लिए समस्या भी है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और एनवायरमेंट पे इसका नेगेटिव प्रभाव बताइए। प्रॉपर तरीके से सब पढ़ाए थे। 13-18 वाले में सब कराए हुए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट 7 लेक्चर UPPSC AE के लिए भी पढ़ाया है हमने, UPPSC AE के लिए भी कराया है, आपके फोल्डर में भी पढ़ा हुआ है। हाउ इट इज कैरिड आउट, लाइव में आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही कराया था। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रिटिकल पार्ट मेथड, CPM, सिविल का मैकेनिकल का कोई नहीं होगा जो पर्ट CPM न जानता हो। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट को बता दीजिए। 3 मेजर चैलेंजेस रिफाइनरी, राजस्थान में रिफाइनरी का पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स के लिए 3 बड़े चैलेंजेस राजस्थान में क्या हैं, ये 5 नंबर में पूछा था। मेंशन द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्टोन इंडस्ट्री, कैल्केरियस स्टोन इंडस्ट्री, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है राजस्थान के संदर्भ में, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन से मतलब इको फ्रेंडली, एक्सप्लेन करिए इसको।
राइट ए नोट ऑन द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ IITs इन इंडिया। पहली IIT राजस्थान में कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? इसरो के बारे में नोट बताइए। इंडियन स्पेस प्रोग्राम फादर कौन माने जाते हैं? पार्ट सी, 5 क्वेश्चन 20 नंबर का। देखो 5 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे गए थे। सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए। दूसरा एक सवाल आया था 20 नंबर वाले क्वेश्चन में, देखो इतना स्पेस दे रखा है, वर्ड्स भी बता रखे हैं कितने में लिखना है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऑफ टेक्नोलॉजी रूरल एरिया के लिए और कैसे सुधार किया जा सकता है, इसमें सुधार कैसे किया जाए इसके बारे में। तो 20 नंबर में जो क्वेश्चन बने किस तरीके के, हाईलाइट द मेजर प्रॉब्लम द रूरल इंडस्ट्री आर फेसिंग इन राजस्थान, 20 नंबर में आया था ये भी 2013 वाले में। रेडियो एक्टिव वेस्ट का पूरा राइटअप मैंने लिखवाया था। रेडियो एक्टिव वेस्ट होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, हाई एंड लो कैटेगरी क्या होती है, मीडियम क्या होता है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये सब कहानी बताई थी। 2018 वाले नोट्स में सब लिखवाया हुआ था। अब दोबारा सारा बताऊंगा मैं यहाँ पर, क्वेश्चन आपको बस दिखा रहा हूं कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट कोल इंडस्ट्रीज, कोल बेस्ड पावर प्लांट। डिस्क्राइब ब्रीफली द पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी, क्या है स्ट्रेटजी बताइए, कंट्रोल कैसे कर पाएंगे हम इसको। चिंता क्या का विषय क्या है और कंट्रोल कैसे होगा, मतलब प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन दोनों बताइए। सैप के बारे में क्वेश्चन आया, सॉफ्टवेयर रिलेटेड। 5S थ्योरी को डिटेल में बताइए, 5S थ्योरी डिटेल में बताइए। तो 18 वाले में जब मैंने सोशल एस्पेक्ट पढ़ाया था तो 15 में से 11 टॉपिक मैंने पढ़ाए थे। मैनेजमेंट वगैरह के टॉपिक दूसरे फैकल्टी लेने गए थे, यहाँ पर मैं करा दूंगा। आरोहन वाले कोर्स में मैं करा दूंगा, ये सब भी कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं। 5S थ्योरी को डिटेल में बताना है, सारे स्टेप्स उसके एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 13 वाला पेपर। 13 का पेपर ये है। 18 का जो पेपर आया था सोशल एस्पेक्ट का, एक बार उसको ही पलट लिया जाए। 2018 का जो पेपर आया था इसमें इन्होंने वेटेज बदल दिया था। जैसे उसमें आए थे 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ वेटेज बदल दिया था 18 वाले में। 18 वाले में 1.5 नंबर, 2.5 नंबर ये कर दिया था इन्होंने। देखो 1.5 नंबर के जो क्वेश्चन आए थे, अब यहाँ पर भी देखना, जीएनपी वाला क्वेश्चन 13 में भी आया और जीएनपी वाला क्वेश्चन 18 में भी आया, पर यहाँ पर जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस हमको बताना है। टॉपिक दोनों बार आया जीएनपी पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो ये अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3 फैक्टर बताइए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम डिफाइन करें तो उसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने हैं, बस 3 फैक्टर के केवल नाम लिखने थे। अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार पूछ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप बताइए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे 3 टाइप बताने हैं, मैं आपको 6 टाइप पढ़ाता हूँ उसमें, 6 क्या बल्कि 7 के लगभग बताता हूँ, पर इसमें सिर्फ टाइप बताने हैं हमें। 6 नहीं, इसके 4 टाइप, 4 टाइप और एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट, 5 टाइप। तो इसके सिर्फ 3 ही टाइप पूछे हैं बस, इसके केवल 3 टाइप पूछे हैं। उसमें भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा टेक्नोलॉजी वगैरह जो डेवलप हो रही है उसके कारण बेरोजगारी। तो इस तरह से इसके 4 टाइप हैं और एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट हम अलग से ही बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का केवल मतलब बताना था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत बार बताता हूं मैं इसको, जीके करंट अफेयर में भी चर्चा करता हूं बार बार। पॉवर्टी के 3 कारण बताइए, 1.5 नंबर के क्वेश्चन है ये सब। डब्ल्यूटीओ देखो उसमें भी आया, इसमें भी आया। डब्ल्यूटीओ किसको रिप्लेस करके बना था, गैट्स ये सब बताया जाता है। वाटरशेड प्लानिंग एनवायरमेंट में ही पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। वाटरशेड प्लानिंग क्या होती है, रिवर के किनारे स्लोपी एरिया जिससे पानी सारा नदी को मिले। मेजर ट्रेड यूनियन इंडिया में उनका नाम बताइए, 3 मेन। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन है। नेट प्रेजेंट वैल्यू डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या अर्थ है। मेजर फैक्टर रूरल से अर्बन माइग्रेशन का क्या कारण है, एक लिखा है ना एक्सोडस टू अर्बन एरिया, सिलेबस में एक टॉपिक है एक्सोडस टू अर्बन एरिया, मतलब रूरल से अर्बन में लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, मेन तो रोजगार, शिक्षा, यही सब चीजें हैं। मेजर फैक्टर बताने हैं और 1.5 नंबर में आया, 2-3 पॉइंट लिख दो बस, इससे ज्यादा नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या कंपोनेंट होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और इनकम, 3 कंपोनेंट पे निकाला जाता है ये। नेम एनी 3 एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सोलर पावर प्लांट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन बता दीजिए, 1 करोड़ बार बताया हुआ क्वेश्चन है ये। लैंड एक्विजिशन 13 में भी आया, 18 में भी आया।
कोई 3 मेथड, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन 13 में आया, 18 में आया, दोनों बार पूछा गया। तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, इस बार आपको फिर क्वेश्चन मिलेगा, ये वो एरिया जो फिर आएगा। कार्बन फुटप्रिंट देखो यहाँ फिर पूछा गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, इस पे भी क्वेश्चन आया। 5S थ्योरी वहां 20 नंबर में पूछा है, यहाँ पे देखो 5 कंपोनेंट नाम बताइए बस, वहां 20 नंबर में आया, यहाँ पे 1.5 नंबर वाले में शायद। फिर आपका ये 2.5 नंबर के क्वेश्चन है। 2.5 नंबर में एनर्जी कंजम्पशन डिमांड डिपेंड करती है किस पर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उधर भी आया इधर भी आया, दोनों बार पूछा गया। व्हाट इज सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी क्या होती है, खेती को कैसे प्रभावित करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम, पर्ट टेक्निक, पर्ट और सीपीएम को डिफाइन करिए, डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट पेटेंट क्या होते हैं, प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, आईपीआर का क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। मेन कैरेक्टरिस्टिक रूरल इकोनॉमी के, मेन फीचर्स बताइए रूरल इकोनॉमी के बारे में। रूरल इकोनॉमी तो क्वेश्चन इस बार भी आएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सब लिखाता हूं मैं, ब्रेक इवन, मॉन्टी कार्लो, ये सब बताया जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया प्रोजेक्ट अप्रोजल का क्या होता है। वाई देयर इज अ नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन राजस्थान, राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, भाई पानी की कमी है तो कंजर्वेशन करोगे। क्लासिफाई द कैटेगरी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, वहां पर भी पूछा, यहाँ वहां 20 नंबर में आया था, यहाँ 2.5 नंबर में पूछा है। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोनिक कलेक्टर यूज्ड टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन एन इंडस्ट्री, साइक्लोनिक कलेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना। अब ये टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है तो कवर कर देंगे, चलो इसको भी। कंपनसेशन एक्ट वगैरह सब बताए थे, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट क्या होता है, ये सब पढ़ाए थे 18 में भी। देखो डेजर्टिफिकेशन पे लंबा क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा है, डेजर्टिफिकेशन जो टॉपिक है उस पे 8 नंबर का क्वेश्चन आया। ग्रोइंग एरिया अंडर डेजर्टिफिकेशन कॉज ऑफ कंसर्न, और अच्छा खासा 8 नंबर में, और कितना सारा लिखने को बोला हुआ है, मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसने चेंज कर दिया था 18 वाले में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डेवलपमेंट का क्या मतलब, हम इसको कैसे असेस करते हैं। जितना स्पेस दिया उससे अंदाजा भी लग रहा है कितना लिखना है आपको। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अर्थ का क्या मतलब है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या एनवायरमेंट डिप्लीशन, एनवायरमेंट खराब होना, क्या कारण है, क्या इंपैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह भी इसके अंदर आ जाएगा ना, वही सब एक्सप्लेन करोगे। ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट बताता हूं मैं सब, क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या प्रभाव है, कौन जिम्मेदार है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और इसके फायदे क्या क्या हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन कर रखा है इन्होंने ये। IIIT, NHAI, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एनालाइज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राजस्थान में जो प्रोजेक्ट हैं उनके संदर्भ में, PPP मॉडल राजस्थान के संदर्भ में, उसको एनालाइज करना है, उस पर एनालिसिस पूछी थी। तो मुख्य बात यह है, अब हमें इसमें ध्यान रखना होगा कि जो टॉपिक आए उसमें हमें कितना लिखना है, ध्यान रखना है। मार्क्स के हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए, पढ़ेंगे तो हम चीजें डिटेल में, पर ये कॉमन सेंस, ये समझदारी हमारी होनी चाहिए कि हम कितने वर्ड्स में कितनी कहानी लिखनी है, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। जितने टाइम में जितने क्वेश्चन आते हैं, अगर हम टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रखेंगे कि पता लगा 1.5 नंबर के क्वेश्चन में हम लेंथी आंसर करने लग जाएं, तो फिर जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें हम पूरा नहीं लिख पाएंगे। तो बहुत जरूरी है टू द पॉइंट, जितना जरूरत है, जितना पूछा गया उसी पे फोकस करेंगे, अननेसेसरी कॉपी पढ़ने के चक्कर में नहीं रहेंगे। लेंथी क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें पूरी कहानी लिखने की बजाय अगर सॉलिड पॉइंट्स हमको याद हैं तो हमारा पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि उतनी लंबी कहानी पढ़ने की बजाय अगर आप उसमें डायग्राम बना देते हो, कोई चार्ट आप बना देते हो, या उसमें पॉइंट वाइज लिख देते हो, तो वो 3-4 चीजें ऊपर से देख के समझ जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। कॉपी चेक करने वाले को मान लो पर कॉपी पेमेंट मिलता है, वो नहीं चाहता कि पूरी कथा उसमें भर दो, वो चाहता है जो पूछा गया टू द पॉइंट, सीधे सीधे नजर में आ रहा है कि नहीं, कोई डायग्राम, कोई चार्ट, कोई पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन, उतने से उसको समझ आ जाता है, कोई हेडिंग सब हेडिंग कि बच्चे को जानकारी है, और 2-3 चीजें ऊपर से देख के समझ में आ जाएगी। पूरी पूरी लाइन नहीं पढ़ते वो, आप सोचोगे कि नॉवल की तरह पूरा हम लाइन टू लाइन कहानी भर दें, उतना कोई पढ़ता भी नहीं, और उसमें नंबर इतने अच्छे नहीं मिलते जितना डायग्राम, चार्ट, प्रेजेंटेशन, पॉइंट वाइज
उसमें मार्क्स ठीक मिलते हैं। दूसरी बात, आंसर राइटिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए? एक ही पेन में पूरा लिखते चलिए, अंडरलाइन जहां पर करना है वहां पर पेंसिल का इस्तेमाल करना। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? पूरा आप ब्लू कलर पेन पूरा आप लिखते चलिए, ब्लू कलर पेन से पूरा आप लिखते चलो। डायग्राम जो बनाने हैं या किसी चीज को अंडरलाइन करना है वहां आप डार्क कलर पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। कई बार आप गलत अंडरलाइन कर रहे हो, डायग्राम में कुछ गलत कर रहे हो, उसको मिटा भी तो पाओगे। तो प्रेजेंटेशन की जो प्रैक्टिस ऐसे ही होनी चाहिए, आप एक ही पेन में पूरा पेपर करें, अंडरलाइन डायग्राम वगैरह के लिए डार्क कलर पेंसिल का इस्तेमाल करें, ठीक है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस धीरे धीरे, आंसर राइटिंग की धीरे धीरे प्रैक्टिस, कि क्वेश्चन को हमें लिमिट पता रहे कितने टाइम में किस तरह से लिखना है, टाइम मैनेजमेंट। बाकी आपके सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक पकड़ते हुए हम चलेंगे। जरूरी नहीं कि हम सिलेबस में सीक्वेंस वाइज चलें। सिलेबस में जो जो टॉपिक मुझे जरूरी लगेंगे मैं अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करके उनको कराता चलूंगा। जैसे पहला टॉपिक हम अभी डिस्कस करने चल रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट। क्लास में सुनने में ध्यान दीजिए, नोट्स में ऑलरेडी पीडीएफ बना के दे रहा हूं, तो लिखने वाला काम आपका खत्म। एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं पर आए बस वो नोट करना, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगे बस वो नोट करना। पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट। 13 वाले पेपर में भी आया है, 18 में भी आया। अब पूरी कहानी मैं बताता चल रहा हूं, जितने नंबर का आएगा उसके हिसाब से लिखना होगा। सुनो ध्यान से, लिखना कुछ नहीं, बस सुनो, क्लास में फोकस करिए, सुनिए। दो तीन तीन बार हम रिपीट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, इन्वायरमेंट जो आपका प्रीलिम्स के सिलेबस में है पूरा पढ़ा रखा है मैंने, एनर्जी इन्वायरमेंट पूरा कराया हुआ है। कुछ लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, हर एग्जाम में इसके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, कुछ नहीं भी पढ़ पाए होंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आपको एनवायरनमेंट पूरा पढ़ना ही है। आपके सोशल एस्पेक्ट के सिलेबस में भी एनवायरनमेंट के बहुत सारे टॉपिक इन्होंने उठा के रखे हुए हैं, और एनवायरनमेंट में वहां पर भी डिटेल में पढ़ाता हूँ। वो चीजें याद भी रह जाती हैं, पेपर में आराम से आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ मैं हालांकि सोशल एस्पेक्ट के हिसाब से लिखा रहा हूँ डिटेल में, पर एनवायरनमेंट जो पढ़ाया था उसके बहुत सारे टॉपिक आपके एज इट इज यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो वहां पर भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, रिपीट भी 2-3 बार हो रहा है, भूलने का कोई सवाल नहीं है, ठीक। क्योंकि प्री के लिए एनवायरनमेंट पूरा पढ़ना ही है, जो प्री में हमने दिया हुआ है आपको। उसमें पॉल्यूशन भी है, एनर्जी भी है, एनवायरनमेंट भी है, कई चीजें हैं उस टॉपिक के अंदर। सोशल एस्पेक्ट के अंदर भी आपके टॉपिक कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, वहां भी पढ़ाया था, यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं, 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं कि भूलेंगे नहीं। पहला टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे कार्बन फुटप्रिंट। मुझे एक बात बताओ, ये हम सभी को मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय है। ये होने का कारण है, एक इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस, जीएचजी बोल देते हैं। एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जिनकी ये क्षमता है हीट को ट्रैप कर लेने की। जैसे ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट आ तो जा रही है, यहां पर एनर्जी ज्यादा, पर जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाती है, अब जब सनलाइट आई तो अर्थ ने उसके एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, रिफ्लेक्ट बैक। वापस जाते समय इसकी एनर्जी कम हो गई, आते समय जो एनर्जी थी जाते समय एनर्जी कम हो गई, और एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस इस जाने वाली हीट को ट्रैप करने लगते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इसे बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कंसेप्ट ही क्या है? हीट ट्रैपिंग से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट में चैप्टर 3 में डिटेल में सारी कहानी बताई हुई है। अब सारा यहाँ दोबारा पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। कार्बन फुटप्रिंट पूछा है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्री के बाद मेंस में आना है, तो प्री के लिए इन्वायरमेंट वैसे ही पढ़ना है। चैप्टर 3 में ग्लोबल वार्मिंग 2-2.5 घंटे का पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक। फिलहाल यहाँ मतलब है 3 शब्दों का। ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज्यादा होने के कारण।
ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस नेचुरल फिनोमेना से भी मौजूद हैं और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी एटमॉस्फेयर में आ रही हैं। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब होता है मैन मेड, हमारे द्वारा लगाई गई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर प्लांट, इन सब के कारण। तो ग्रीन हाउस गैसेस नेचुरली तो एटमॉस्फेयर में है, वॉल्केनिक इरप्शन से भी ग्रीन हाउस गैस आ रही है। उसके अलावा आसमान में थंडर लाइटनिंग, बिजली चमकती है, उससे भी बनती है। तो ग्रीन हाउस गैस तो बहुत तरीके से आती हैं, प्राकृतिक कारण भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हो गया मैन मेड। तो नेचुरल तो जो बननी है वो बनेगी, वो थोड़ी आप कंट्रोल कर पाओगे। हम कंट्रोल करने पे ध्यान देंगे एंथ्रोपोजेनिक वाला, जो ह्यूमन जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने के लिए, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसी को हम बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस नेचुरल फिनोमेना से भी आ रही है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी आ रही है। हम नेचुरल वाले को तो नहीं रोक पा रहे, आसमान में बिजली चमकने को नहीं रोक सकते, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं रोक सकते, पर हम एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड कारण जो है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक। और ग्रीन हाउस गैसेज में ही आ जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज में कुछ नाम जैसे मैं आपको बताऊं, ग्रीन हाउस गैसेज में वाटर वेपर खुद एक ग्रीन हाउस गैस है, पर वाटर वेपर को आप कंट्रोल थोड़ी कर लोगे। कोई वाटर बॉडी है, सनलाइट पड़ रही है, वेपर बन रहे हैं, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, बल्कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है CO2। CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर नेचुरली जो मौजूद है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% आपने पढ़ी है ऑक्सीजन, 0.9% होती है आर्गन, आर्गन, और 0.03% क्या होती है? CO2। तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर 3 पढ़ाते हैं एनवायरमेंट में, शुरू में लिखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और CO2 0.03%। तो ये तो नेचर में पहले से भी है, पर ह्यूमन एक्टिविटी इस लेवल को और बढ़ा दे रहा है। नेचर ने CO2 रखी थी 0.03% और हमने ह्यूमन एक्टिविटी करके हम इसको और बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोल बर्निंग करके, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर प्लांट, फ्यूल बर्निंग, ये सब करके हम CO2 के लेवल को और इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो नेचर ने जो बैलेंस दिया हुआ था, नेचर ने जो ग्रीन हाउस गैस दी थी, नेचर ने उतनी ग्रीन हाउस गैस दी थी जो सिर्फ उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट कराए, उतना अर्थ की हीट मेंटेन करे जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कि अगर आप कहते हैं सर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मतलब कोई गर्म जगह है, कोई ठंडी जगह है, पूरी अर्थ का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास मान लो होना चाहिए था। कहीं ज्यादा ठंडी, कहीं गर्मी, एवरेज अगर अर्थ की बात करें 16 डिग्री से होना चाहिए था। पर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो ग्रीन हाउस गैस का बढ़ गया लेवल, नेचर ने जो दिया था वो तो इतना था कि अर्थ के टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखे जिससे सर्वाइवल हो सके। अगर नेचर ग्रीन हाउस गैस देता ही नहीं तो अर्थ का टेम्परेचर माइनस में होता, सर्वाइवल ही नहीं हो सकता था, आइस एज कंडीशन होती, सब बर्फ हो जाता। तो अगर नेचर ग्रीन हाउस गैस, अब आपसे क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा या बुरा? अरे भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना सर्वाइवल ही नहीं होता, पेड़ पौधे, ह्यूमन कुछ नहीं सर्वाइव करता, टेम्परेचर अर्थ का माइनस में होता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है अर्थ पर लाइफ के सर्वाइव करने के लिए। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज्यादा हो जाना, जो हीट ट्रैप होना चाहिए उससे ज्यादा ट्रैपिंग हो रही है, तो जितना अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए था उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, जो ग्लेशियर मेल्टिंग वगैरह को बढ़ा दे रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ने लग रहा है और कई सारी समस्याएं बढ़ने लग रही है। ये वही चीज है जो एनवायरमेंट के चैप्टर 3 में मैंने आपको प्रीलिम्स वाले में पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो यहां तक ये समझ आ गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बुरा नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज्यादा होना खतरनाक है कि वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। जैसे माना जा रहा है इस सेंचुरी के लास्ट तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 4.5 डिग्री बढ़ जाएगा, कि अगर मान लो 16 साढ़े 16 डिग्री था तो 21 डिग्री पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होगा। अर्थ का एवरेज, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अगर 21 डिग्री हो गया तो बहुत ज्यादा है, ग्लेशियर मेल्टिंग रेट और बढ़ जाएगा, गर्म एरिया और गर्म होने लगेंगे, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैसेस
का बढ़ना चिंता का विषय है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ा रहा है और ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होना ही करा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होना ही करा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्लाइमेट में भी बदलाव आ रहे हैं, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, डेजर्टिफिकेशन होना, ये सब फेनोमेना जल्दी जल्दी देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक, ये सब फिनोमेना जल्दी जल्दी देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और भी है इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ग्रीन हाउस गैसेस कई सारी है, ये मैंने कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताए। तो आपसे कोई पूछे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब कर, जिसमें हीट ट्रैप करने की एबिलिटी है। ग्रीन हाउस गैस वो है जो हीट ट्रैप करेगा, और हीट भी कब ट्रैप होती है, आते समय अर्थ पर कि जाते समय? जाते समय ट्रैप होती है। जाते समय उसमें भी इंफ्रारेड ट्रैप होती है, आते समय ट्रैपिंग नहीं होती, ट्रैपिंग होती है जाते समय। रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड, रिफ्लेक्टेड IR ट्रैप करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करती हैं रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशन को, रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशन, तो रिफ्लेक्टेड IR को ट्रैप करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन बनता है कि भाई आते समय ट्रैप करते हैं कि जाते समय? तो रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड अर्थ पर आने के बाद कुछ हिस्से को अर्थ एब्जॉर्ब करती है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड जो आती है वो ट्रैप होती है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। पर हर गैस क्या एक बराबर ट्रैपिंग करेगी? क्या रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड को ट्रैप करने की क्षमता इन सारी गैस की एक बराबर है? नहीं, इन सबकी एबिलिटी अलग अलग है, इन सबकी एबिलिटी इंफ्रारेड को ट्रैप करने की अलग अलग है। तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान भी अलग अलग होगा। ठीक, तो पॉइंट आता है कि सारी गैस का अगर एक मॉलिक्यूल ले लोगे तो हर एक मॉलिक्यूल सारी गैसों का क्या एक बराबर हीट ट्रैप करेगा? नहीं, हर गैस की क्षमता अलग अलग है, पर एटमॉस्फेयर में इनका अमाउंट अलग अलग है। CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में अच्छा खासा है, मीथेन उससे कम है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के मॉलिक्यूल की क्षमता बहुत है हीट ट्रैप करने की, पर इसका अमाउंट कम है, मात्रा कम है एटमॉस्फेयर में। तो किसी की क्षमता ज्यादा है पर एबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर उसका अमाउंट कम है, तो भी नेट इंपैक्ट कम हो जाएगा। तो कोई गैस ऐसी है जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा, कि हीट ट्रैप करने की क्षमता तो ज्यादा है पर इसका ओवरऑल अमाउंट कम है। इसकी क्षमता CO2 की क्षमता कम है, SF6 की तुलना में CO2 के मॉलिक्यूल की क्षमता कम है, पर इसका टोटल अमाउंट बहुत ज्यादा है। भाई किसी की क्षमता कम है पर वो नंबर में 100 है, और किसी की क्षमता बहुत ज्यादा है पर वो नंबर में 2 है, तो दोनों अलग बातें हैं ना। एबिलिटी ज्यादा होने का मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता। एबिलिटी ज्यादा है पर नंबर बहुत कम है तो भी टोटल कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। जैसे कि CO2 की एबिलिटी SF6 की तुलना में इसके मॉलिक्यूल की क्षमता हीट ट्रैप करने की कम है, पर टोटल अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो नेट कंट्रीब्यूशन में ये ऊपर आ जाता है। SF6 की क्षमता बहुत ज्यादा हीट ट्रैप करने की, पर नेट अमाउंट कम है, तो उसको बाद में लिखा गया। क्लियर हो गया? अब यही सब कहानी जो हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कई तरह के मेजर हैं कि दुनिया में कैसे हिसाब किताब लगाया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कितना गैसेस क्या, तो कुछ तरीके निकाले गए, जिसमें से एक तरीके का नाम है कार्बन फुटप्रिंट। एक तरीके का नाम है कार्बन फुटप्रिंट। अब सुनो ध्यान से, आपसे कहा जाए स्क्रीन आ रही है? देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया हुआ है प्री में, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सारे एरिया कवर करता है। मैं क्लियर कर रहा हूँ साफ साफ।
क्या दिक्कत हो गई? 1 मिनट रुक जाओ जरा, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ कैमरे को। 1 मिनट रुक जाइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है अभी? इस सर्वर का इशू है या तो स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। तो इन्वायरमेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इन्वायरमेंट जो मैंने पढ़ाया हुआ है प्रीलिम्स के लिए, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये चाहे प्रीलिम्स का पेपर होगा चाहे मेंस, सब जगह काम आने वाला है। प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगा ये। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, एनवायरनमेंट आपको जो प्री में दिया है जरूर पढ़ना है, प्री मेंस दोनों जगह काम आना है। ये बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ मिलेंगे, ये फंडामेंटल है, इसको पढ़ने से आपको आगे की चीजें समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगी। और बहुत सारे अलग अलग एरिया कवर कर लेगा ये, वाटर पॉल्यूशन और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब आते हैं इस पर, कार्बन फुटप्रिंट। तो हमें कुछ तरीके चाहिए कि टोटल ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, दुनिया में किस तरफ लेवल जा रहा है, ये सारी चीजों के लिए कोई टर्म तो बनाना पड़ता, कैसे हमें मालूम चलता? कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ होता है टोटल ग्रीन हाउस गैस। ध्यान से सुन लो पहले वर्ड का मतलब क्या है, लिखने का चक्कर मत पड़ो, पीडीएफ में सब दिया है मैंने। टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिटेड या रिलीज्ड या एमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by an event, organization, any activity, etc. तो टोटल ग्रीन हाउस गैस, अब इसको समझेंगे कैसे? कार्बन फुटप्रिंट आपसे कोई पूछे, आप एक लाइन में सिंपल कहेंगे टोटल ग्रीन हाउस गैस जो एटमॉस्फेयर में आ रही है, टोटल ग्रीन हाउस गैस रिलीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ एक वर्ड और लिख लेंगे, इनटू द एटमॉस्फेयर, लिखो मत, नोट्स में लिखा हुआ है। तो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन या रिलीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बाय टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी, तो टोटल ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में जो आ रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बाय टोटल एक्टिविटी। तो कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ होता है टोटल ग्रीन हाउस गैस जो एटमॉस्फेयर में आ रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, कोई संस्था के द्वारा, कोई इवेंट के द्वारा, किसी एक्टिविटी के द्वारा। तो टोटल ग्रीन हाउस गैस का एटमॉस्फेयर में आना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी आ रहा हो, वो सारे का सारा मिलाकर कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए, कार्बन फुटप्रिंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट का बढ़ना ये इस बात का इंडिकेटर है कि टोटल ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। इसका मतलब दुनिया में ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री एक्टिविटीज बढ़ रही है। तो कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है टोटल ग्रीन हाउस गैस का एटमॉस्फेयर में आना टोटल एक्टिविटी के द्वारा। कार्बन फुटप्रिंट का बढ़ना इस बात का इंडिकेटर है कि टोटल ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। टोटल ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, इसका मतलब दुनिया में ह्यूमन एक्टिविटी और बढ़ रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैस और आ रहा है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर प्लांट और लग रहे होंगे। तो कार्बन फुटप्रिंट का बढ़ना, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में और बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज और होगा, खेती बाड़ी पे, जमीन पे डिजास्टर जल्दी जल्दी, ये सब चीजों पे इंपैक्ट ज्यादा आएंगे, दुनिया को नुकसान ज्यादा होगा। ठीक, इस समय सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन की अगर हम बात करें, कार्बन फुटप्रिंट दुनिया में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट इस समय दुनिया का
नंबर 1 पे है चाइना। कार्बन फुटप्रिंट के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है चाइना। दूसरे नंबर पे है यूएस, अमेरिका। और तीसरे नंबर पे कार्बन फुटप्रिंट के मामले में है इंडिया। इंडिया तीसरे स्थान पे है। क्लियर है? कार्बन फुटप्रिंट के मामले में टॉप 3 कंट्रीज से मैं दुनिया में चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर इंडिया है। अब हमने एक बात कही कि सर डायरेक्टली एमिशन समझ में आ गया, इनडायरेक्टली एमिशन का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली जीएचजी एमिशन क्या मतलब? देखो, आपने फॉसिल फ्यूल जलाया, आपने कोयला जलाया, और कोयले को जलाने पर जो गैसेस रिलीज हुई उसमें ग्रीन हाउस गैस भी होती है। कोल को जलाओगे तो CO2 भी आएगा, NOx भी आएगा। क्लियर है? तो कोल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम जलाओगे तो भी। तो जब आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलाओगे तो भी आएगा। पर इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ? आप ये बताइए, आप कोई फॉरेन कंपनी का पर्स या फॉरेन कंपनी का कोई कपड़ा पहन रहे हैं, या आप किसी कंपनी की कार यूज कर रहे हैं। आप जब कपड़ा पहन रहे हैं, आप कह रहे हैं सर इसमें कहां ग्रीन हाउस गैस आ गया? सोर्स जहां ये बनी है, जहां इंडस्ट्री फैक्ट्री में ये बना होगा, इसको ट्रांसपोर्ट करके लाया गया होगा, और ये कपड़ा आप यूज कर रहे हैं। तो इस कपड़े के बनने से लेके सप्लाई होने तक, आपके पास आने तक भी कुछ स्टेजेस में जो स्टेप्स यूज हुए हैं, कुछ चीजें जिम्मेदार रही हैं ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में। कार आप यहां यूज कर रहे हैं, वो कार जब बनी होगी तब भी इंडस्ट्री फैक्ट्री ने पॉल्यूशन बढ़ाया होगा, ग्रीन हाउस गैस रिलीज की होगी। जूता आप यहां पहन रहे हैं, जिस फैक्ट्री में बना होगा वहां से आया होगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, तो भी ग्रीन हाउस गैस आया होगा। तो डायरेक्ट एमिशन का मतलब तो आप सीधे सीधे जो रिलीज कर रहे हैं, कुछ जलाया, फॉसिल फ्यूल कुछ बर्न किया, ग्रीन हाउस गैस आई। पर इनडायरेक्टली भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है। हम कई सारी चीजें डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और जो वो चीजें बनने में, वो चीजें ट्रांसपोर्ट होने में भी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी कई स्टेजेस पर ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ी होगी। ये इनडायरेक्ट एमिशन है। तो डायरेक्ट एमिशन भी, इनडायरेक्ट एमिशन भी। प्रति व्यक्ति अगर हम कार्बन एमिशन की बात करें कि कोई व्यक्ति जितनी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, अब जिसके पास जितने ज्यादा कपड़े, जितने ज्यादा जूते, जितनी ज्यादा गाड़ियां, जितने बड़े मकान, तो कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा लग्जरी जी रहा है, जितनी ज्यादा चीजें यूज कर रहा है, उन सारी चीजों से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन किसी ना किसी स्टेज पे पहले हुआ ही होगा। तो यदि पर कैपिटा कार्बन एमिशन की बात करें, पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा कार्बन एमिशन। जैसे मैं कहूं कि मेरी लाइफ से जुड़ी जितनी चीजें हैं, जितनी भी चीजें मैं यूज कर रहा हूं, कपड़ा, जूता, चप्पल, लैपटॉप, जितनी चीजें, कैमरा, तो जितनी चीजें मैं यूज कर रहा हूं, गाड़ी वाड़ी सब मिलाकर, उनके बनने से लेके खत्म होने तक, और खत्म होने के बाद भी जब डिस्पोजल किया जाता है तो भी ग्रीन हाउस गैस, उस पूरी लाइफ साइकिल में कहां कहां पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ, और क्योंकि वो मेरे प्रोडक्ट्स थे तो पर कैपिटा मेरे में वो काउंट किया जाएगा। तो पर कैपिटा कार्बन एमिशन, प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है कतर। मैं टोटल एमिशन नहीं बोल रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं प्रति व्यक्ति जितनी चीजें यूज करता है उससे रिलेटेड जो कार्बन एमिशन दुनिया में बढ़ रहा है, सबसे ऊपर कतर। इसका मतलब लोग बड़ी लग्जरी जी रहे होंगे, एक व्यक्ति बहुत गाड़ियां, बहुत कपड़े, इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि उनके बनने में, ट्रांसपोर्टेशन में एमिशन होता होगा। तो प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन अगर कभी पूछ ले तो आप कहेंगे कतर। क्या ये समझ आया या नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ, जो बात मैंने कही वो समझ आई या नहीं? तो कार्बन फुटप्रिंट मतलब से आप क्या समझते हैं? आप सिंपल कहेंगे कार्बन फुटप्रिंट मतलब होता है टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो एटमॉस्फेयर में आ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बाई टोटल एक्टिविटी, सारी चीजें मिलाकर। क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एमिशन की बात कर रहा हूं। फिर रिपीट करता हूं, फिर सुनो, यही चीजें याद रहेंगी एग्जाम में, ध्यान से सुनिए। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज और एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय टोटल एक्टिविटीज, चाहे कोई इवेंट के द्वारा, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे कोई एक्टिविटी के द्वारा, टोटल कंसीडर किया जाएगा। और ये हमें एक तरह का इंडिकेटर है, ये बताता है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस के लेवल को बताएगा कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा मतलब
ग्रीन हाउस गैस का एमिशन दुनिया में ज्यादा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज्यादा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ना मतलब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो उसका प्रभाव होगा क्लाइमेट चेंज पर, क्लाइमेट में और बदलाव आएंगे, जहां सूखा पड़ रहा है वहां बाढ़ आ जाएगी, जहां बाढ़ आती थी वहां सूखा पड़ रहा है, बारिश का पैटर्न भी बदल जाएगा, साइक्लोन जल्दी जल्दी आएंगे, बाढ़ जल्दी जल्दी आएगी, डेजर्टिफिकेशन होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे प्रभाव जो एनवायरमेंट में चैप्टर 3 में हम पढ़ाते हैं। यहां हमारा टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट के संदर्भ में। ठीक, अब आ जाते हैं जो मैंने आपको राइटअप बना के दिया है उसमें। कंसेप्ट समझ आ गया? तो पहली क्लास से आपको पता लग जाएगा हमारी अप्रोच क्या रहेगी पढ़ने की। देखो, कार्बन फुटप्रिंट 1.5 नंबर में आए तो 1.5 नंबर में आए तो बस आप डेफिनेशन लिख देंगे। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ होता है टोटल ग्रीन हाउस गैस का एटमॉस्फेयर में आना, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय टोटल एक्टिविटी। अगर 1.5 नंबर 2 नंबर में आए तो आप इतना लिख के छोड़ देंगे, सिर्फ डेफिनेशन। तो जो मैंने टॉपिक आपको राइटअप में दिया है, देखो कार्बन फुटप्रिंट 5 नंबर में आए या आपको 3.5 नंबर में पूछ दे तो आप इस तरह से डायग्राम बना के दिखा सकते हो। यहां मैंने परसेंटेज भी मेंशन कर दी है, कार्बन फुटप्रिंट में कौन सा सेक्टर कितना योगदान देता है। सारे ना भी याद रहे, 2-4 भी याद रह जाएं, टॉप 3-4 कि सबसे ज्यादा कौन रोल प्ले कर रहा है। जैसे इंडस्ट्री 20%, इलेक्ट्रिसिटी हीट 18%, रोड ट्रांसपोर्टेशन 10%, एग्रीकल्चर 15%। तो कार्बन फुटप्रिंट अलग अलग क्षेत्र जो है कितना योगदान दे रहा है कार्बन फुटप्रिंट में, कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करा रहा है, वही परसेंटेज सेक्टर वाइज लिखा है। कौन से सेक्टर का कितना योगदान है कार्बन फुटप्रिंट में, वो परसेंटेज लिखी है। सब नहीं याद कर सकते, 2-4 नाम भी याद रह जाए बहुत है। प्रेजेंटेशन अच्छा करना होगा तो ये चाहे तो बना सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ, यहां लिखा है डेफिनेशन। क्वेश्चन अगर केवल 1.5 नंबर में या 2 नंबर वाले में आता है तो आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूं, देखो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना, क्योंकि नंबर कैसे मिलेंगे, जो लोग बाकी जगह पढ़ रहे हैं और कहीं कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं और आप उनसे अलग कैसे लिख रहे हो। नंबर भाई वही टॉपिक है सबके लिए, तो कोई कहीं और पढ़ रहा है, उनके प्रेजेंटेशन में क्या अंतर है और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कैसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसी से नंबर में अंतर आएगा। डिस्क्रिप्टिव सबके लिए है, प्रेजेंटेशन कौन कैसा कर रहा है। जैसे ये परसेंटेज अगर आपने लिख दी तो चेक करने वाले भी पहले तुम्हें नमस्ते करेगा, जो दंडवत प्रणाम होता है, ये सब उसको परसेंटेज भी याद है। बाकी लोग क्या करेंगे, खाली 2 लाइन लिख के छोड़ेंगे। 2-4 परसेंटेज भी अगर किसी ने लिख दिया तो आपका आंसर यूनिक हो गया और उससे अलग हो गया। इसी का खेल है, नहीं तो कॉमन चीजें तो सब लिखेंगे तो फिर अंतर कैसे आएगा। प्रेजेंटेशन का ही तो गेम है। और बच्चों से ज्यादा टीचर के लिए बात है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसे अपने स्टूडेंट को बढ़िया से बढ़िया रिप्रेजेंट करना सिखाए। तो टीचरों के बीच में कंपटीशन हो गया ना एक तरीके से कि टीचर बढ़िया से बढ़िया कैसे लिखाए। कैमरे का नहीं, सर्वर का इश्यू है लग रहा है। ये कैमरा ठीक चल रहा है, सर्वर से ऑन ऑफ हो रहा है बार बार। चलो कोई बात नहीं, सारे वर्ड समझ आ रहे हैं। देखो, तो अगर 1.5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, कोई ज्यादा हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। एक कार्बन फुटप्रिंट, अंडरलाइन करता चल रहा हूं मैं, एक कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन caused directly or indirectly by an individual, organization, event और प्रोडक्ट। डेफिनेशन इतनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उनका समेशन प्रोडक्ट की हर स्टेज को काउंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट या सर्विस बनने में, सप्लाई होने में, हर स्टेज को काउंट करके लिख रहे हैं। तो टोटल ग्रीन हाउस गैस डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोटल एक्टिविटी के द्वारा आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कार्बन फुटप्रिंट से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। देखो आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। 3-3 4 बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए सारी बात। जो पढ़े सॉलिड पढ़े एग्जाम में, क्योंकि याद आना चाहिए। पहले मेरी शक्ल याद आएगी, फिर टॉपिक याद आएगा, सर ने 10 बार रिपीट किया था। सुनो, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब टोटल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो एटमॉस्फेयर में आ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ले रहे हैं। चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चाहे इवेंट के द्वारा, या किसी प्रोडक्ट के द्वारा, मतलब टोटल एक्टिविटी। तो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय टोटल एक्टिविटी
दोनों को मिलाकर निकाल रहे हैं टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई टोटल एक्टिविटी, जितनी ग्रीन हाउस गैस इन्वॉल्व है उस सारे को ऐड कर रहे हैं। और प्रोडक्ट के बनने में या कोई सर्विस के देने में ग्रीन हाउस गैस कैसे आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप कार की सर्विस करा रहे हैं तो जो मैकेनिक है वो आपको सर्विस ही तो दे रहा है, पर वो जो चीजें यूज कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन वहां से भी हो रहा है। तो कोई सर्विस हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन दोनों जगह से आ रहा है। तो मटेरियल जो यूज हुआ वहां पे जो ग्रीन हाउस गैस आई उसको भी जोड़ा जाएगा, प्रोडक्ट के बनते समय जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहा है वो भी जोड़ा जाएगा। प्रोडक्ट जब आपने यूज कर लिया और लास्ट में उसकी लाइफ खत्म हो गई, लैपटॉप, मोबाइल, कपड़ा, गाड़ी, जब उसकी लाइफ एंड हो गई, डिस्पोजल के टाइम पे भी ग्रीन हाउस गैस आएगा। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों जोड़ा जा रहा है, मतलब टोटल ग्रीन हाउस गैस, डायरेक्ट वाला भी इनडायरेक्ट वाला भी, प्रोडक्ट के भी या सर्विस के भी हर स्टेज पे कितना कितना ग्रीन हाउस गैस आया वो भी ऐड किया जाता है। टोटल बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इससे पता लग जाएगा सारा ग्रीन हाउस गैस सारी एक्टिविटी से जो आ रहा है। पर तो भी किसी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो नहीं पाता। आप सोचो कि कोई स्केल लेके आप एज इट इज नाप लोगे, ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि टोटल एक्टिविटी, टोटल ग्रीन हाउस गैस, पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप स्केल लेके मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे। रफली डाटा निकलता है, ये अप्रोक्सीमेट डाटा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। ये अप्रोक्सीमेट डाटा निकलता है, ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। तो कार्बन फुटप्रिंट टोटल ग्रीन हाउस गैस टोटल एक्टिविटी से जो आ रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस के हर स्टेज पे काउंट कर रहे हैं आप, हर स्टेज पे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इसमें जैसे कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और बाकी की भी ग्रीन हाउस गैसेज इसमें कंसीडर की जाती हैं। इसमें CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, परफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, CFC है, ये सब इसमें कंसीडर की जाती हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट मेजर होता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, एक तरह से उसका अंदाजा देता है हमें ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो अगर आप पहला पैरा भी लिख दोगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे, मैक्सिमम लोग इतना ही लिख के छोड़ देंगे, टोटल ग्रीन हाउस गैस, टोटल एक्टिविटी, बस। और अगर आपने 2 लाइन और लिख दिया इसमें तो आपका आंसर और उससे बेटर हो गया। पहला ही पैरा, इसलिए मैंने पहले पैरा को अलग रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कार्बन फुटप्रिंट एक तरीके से हमें ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, उसका एक तरीके से इंडिकेटर है, उसका एक तरह से हमें समझ देता है कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ग्लोबल वार्मिंग किस तरफ जा रहा है। जितना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट आएगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और क्लाइमेट चेंज होगा। क्या ये हम समझ पाए? पहला टॉपिक क्लियर है? पहला टॉपिक सभी को क्लियर है? अब इसके आगे मैंने और भी कुछ जानकारी लिख दी है। अब जैसे आपसे पूछ दे कि कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात कर ले और फिर कहते ग्रीन हाउस गैस सोर्सेज बता दीजिए, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन कहां कहां से ग्रीन हाउस गैस आ रही है, सोर्स क्या क्या है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा लंबा बनाना चाहे, कार्बन फुटप्रिंट में ये भी जोड़ना चाहे तो वो भी लिख दिया हमने। एक एक गैस के सोर्स क्या क्या है, एनवायरमेंट में ही पढ़ाया हुआ है, यहां भी लिख दिया है। एक एक गैस का सोर्स क्या है, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी ग्रीन हाउस गैस को रिलीज कर रही है, वो हमने एक चार्ट यहां बना दिया है। तो मेजरमेंट एक्चुअली अकाउंट फॉर रिलीज ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। तो कार्बन फुटप्रिंट में हमें अलग अलग जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सब हम जानकारी निकाल रहे हैं, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में। अब ये बताओ, अलग अलग ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज हो रही है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या CFC है, तो जो अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस सब आ रही हैं, आपको इनका नंबर किसी को रेफरेंस मान के निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो ये डाटा निकालेंगे कैसे? भाई मीथेन कितनी रिलीज हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड कितनी है, CFC कितनी है, किसी के संदर्भ में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रही है ग्लोबल वार्मिंग में वो है CO2, सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है CO2। CO2 को रेफरेंस मान लिया जाता है और बाकी गैसेस को इसके टर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। गैसेस निकालने, ग्रीन हाउस गैस का लेवल निकालने के लिए क्या करते हैं, बाकी गैसों को, मीथेन को CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में, नाइट्रस ऑक्साइड को भी CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में, CFC को भी। तो इसको आधार मानकर बाकी गैसेस को इसके रेफरेंस में कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं CO2 इक्विवेलेंसी। कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक। तो वाइल द मेजरमेंट एक्चुअली अकाउंट फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट GHG, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस, इनको हम एक्सप्रेस करते हैं CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में। इन गैसेस का लेवल निकालते हैं इसको कॉमन रेफरेंस मानते हुए, तो जिससे हमें क्लियर पिक्चर नंबर पता लग जाएगा, कितनी ग्रीन हाउस गैस आई, कितना CO2 बढ़ा, ये हमें नंबर पता लग जाता है। और यहां भी आप देखते हो लेवल निकलता है टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, टन्स में हजारों किलोग्राम गैस आ रही है ना, तो ग्लोबल अगर लेवल निकालोगे तो टन्स में आता है, किलोग्राम में नहीं लिखते, टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो आप लेवल देखोगे भी टन्स में निकलता है, एक टन मतलब 1000 किलोग्राम। तो आप लेवल भी देखोगे कि ग्रीन हाउस गैस जब से लेवल निकालते हैं इतने टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, मतलब इतना ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। यूनिट में भी आप देखोगे टन्स लिखा रहता है, टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंसी। तो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन हो रहा है इतना ज्यादा लेवल। यहां इसमें एग्जांपल लिख भी दिया है, जैसे आप पढ़ोगे कहीं लिखा होगा 5 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंसी, 10 टन, 20 टन, तो CO2 इक्विवेलेंस के टर्म में निकालते हैं ग्रीन हाउस गैस का लेवल। अच्छा, क्या CO2 इक्विवेलेंसी का मतलब ये है कि खाली CO2 कितना आया ये हम बता रहे हैं? CO2 इक्विवेलेंसी की बात करें तो क्या इसका मतलब ये है कि केवल CO2 कितना एटमॉस्फेयर में आ रहा है, क्या वो मेजर किया जा रहा है? अभी तक जो मैंने समझाया इसका जवाब दीजिए पहले। CO2 इक्विवेलेंट शब्द का मतलब क्या इतना है कि बस CO2 कितना आया ये लिखा है? बताएं बाकी लोग, CO2 कितना रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये है क्या? अरे भाई कुछ रिस्पॉन्स दोगे, हाँ नहीं? क्या इसका मतलब ये है कि CO2 कितना रिलीज हुआ है बस वो बता रहा है क्या ये? सारी ग्रीन हाउस गैसेस CO2 के रेफरेंस में जो निकाली जाती है CO2 इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं। तो टोटल जो ग्रीन हाउस गैस आ रही है, अब यहाँ पे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये थोड़ी लिखोगे, हर गैस को CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में निकाला जा रहा है और सम कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है। हर गैस को CO2 इक्विवेलेंट, देखो मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, CFC हो, कोई भी गैस हो, कोई एक कॉमन रेफरेंस लेकर हमें लेवल निकालना होगा। तो CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में, CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में मीथेन भी निकाली जा रही है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, CFC भी, बाकी भी, और सबको ऐड करके एक नंबर दिया जा रहा है जिससे पता लग रहा है ग्रीन हाउस गैस का लेवल कितना, कार्बन फुटप्रिंट कितना। तो इसी को लिख रहे हैं 5 टन CO2 इक्विवेलेंट। इसका मतलब कोई अकेले CO2 की बात नहीं हो रही है, CO2 को आधार मान के बाकी को भी उसी के टर्म में निकाल रहे हैं, सबको ऐड कर ले रहे हैं, और 5 टन ग्रीन हाउस गैस बेसिकली मतलब ये निकला। हर गैस को अलग अलग लेते तो मुश्किल होता, कोई एक पैरामीटर, कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, बाकियों को उसके टर्म में निकालना पड़ेगा, ताकि सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक कॉमन रेफरेंस पर आ जाएं, और उनको ऐड करना फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 इक्विवेलेंसी से हमें ग्रीन हाउस गैस के लेवल का पता लग जा रहा है कितना है। फिर यहां मैंने लिख दिया है ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूशन वाइज और उनके सोर्स क्या क्या हैं। कई सारी गैसें ऐसी हैं जिनके हर मॉलिक्यूल के पास क्षमता ज्यादा होती है हीट ट्रैप करने की, और कुछ गैसें ऐसी हैं जिनके मॉलिक्यूल के पास क्षमता तो कम है पर उनका टोटल अमाउंट बहुत ज्यादा है, जैसे कि CO2। तो योगदान के हिसाब से, कार्बन फुटप्रिंट में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम सीक्वेंस लिखें, वाटर वेपर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल फिनोमेना में, नहीं तो नंबर 1 वाटर वेपर होता, नंबर 1 पे वाटर वेपर होता। मैं यहां पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को ही कंसीडर कर रहा हूं, ह्यूमन जिसके लिए जिम्मेदार है मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं। अगर मैं मैनमेड और नेचुरल दोनों को मिलाकर लिखूंगा तो नंबर 1 पे वाटर वेपर आता है, सबसे ज्यादा ऐड करने वाला हीट ट्रैपिंग में नंबर 1 वाटर वेपर, पर आप उसको कंट्रोल थोड़ी करोगे, वो तो नेचर ने पहले से भी दिया हुआ है अर्थ के टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखने के लिए। मैं यहां पे बात कर रहा हूं एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन जिसके लिए जिम्मेदार है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो ह्यूमन जिसके लिए जिम्मेदार है CO2 नंबर 1 पर आ जाएगी, ह्यूमन जिसके लिए जिम्मेदार है, हमें कंट्रोल जिसको करना है, CO2 आ जाएगी। CO2 के मॉलिक्यूल की क्षमता
कम है, पर उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट में रोल इसका ह्यूमन एक्टिविटी वाली गैसेस में 1 नंबर पर आ जाएगा। ह्यूमन जिन ग्रीन हाउस गैस को रिलीज कर रहा है उसमें ये ऊपर आ जाएगा। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज द हैवीएस्ट ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में जो आ रही है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। ये एटमॉस्फेयर में आ गया तो इसका मॉलिक्यूल लगभग 50 से लेके 200 साल तक बना रहता है, जल्दी खत्म नहीं होता। ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में आती हैं इनकी लाइफ ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि जो आज आपने CO2 रिलीज किया है वो 1 हफ्ते में खत्म हो जाए, नहीं। तो ग्रीन हाउस गैस, ये गैसें कई सारी ऐसी हैं जो एटमॉस्फेयर में आने के बाद लंबे समय तक बनी रहती हैं। जैसे कि CO2 की लाइफ 50 से लेके 200 साल तक है। अभी हाल ही में एक रिसर्च पेपर आया था कुछ टाइम पहले, जिसने कहा कि 5 साल से लेकर 200 साल है। आपको उस पर नहीं जाना। हाल ही में एक रिसर्च पेपर आया जिसने कहा कि समुद्र में बहुत सारी CO2 वगैरह सोख लेता है, साथ के साथ सोखता चलता है, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होते हैं उसमें, तो 5 साल से 200 साल बोला है उसने। उसमें मत जाओ। इन जनरल जो माना जाता है बाकी जगह, क्योंकि रिसर्च पेपर सब लोग पढ़ रहे हो, टीचर को पता हो जरूरत भी नहीं, जरूरी भी नहीं है। यहाँ फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ CO2 की लाइफ 50 से लेकर 200 साल के बीच में होती है लगभग। रिसर्च पेपर मैंने इसलिए बोला कि कोई चेक कर रहा हो और नेचर जर्नल निकाल के पढ़ने लगे, कहेगा सर 5 साल होती है। सही बात है, हाल ही की रिपोर्ट में नेचर जर्नल पब्लिश हुआ था। आपको नहीं पढ़ना वो चीज, आप 50 से 200 ही मान के चलो आपके लेवल पर। रिसर्च तो आती रहती है, नई नई रिपोर्ट्स आती, रिपोर्ट्स कहाँ तक पढ़ोगे आप 50 से 200 साल ही मानिए, जो पहले से सब जगह आपको लिखा हुआ मिलता है। इन जनरल आपको लिखा हुआ यही मिलता है सब जगह। तो CO2 एटमॉस्फेयर में आ जाए, उसकी लाइफ होती है 50 से 200 साल तक एटमॉस्फेयर में बना रहता है। CO2 के सोर्सेस ह्यूमन एक्टिविटी वाले, ह्यूमन एक्टिविटी से CO2 जो आ रही है, जंगल काटते हैं, जब पेड़ों को जब काटते हैं तो भी CO2 रिलीज होती है। पेड़ पौधे जब तक जिंदा रहते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं CO2 को, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पर जब आप पेड़ को कट करते हो, उसमें जो स्टोर्ड कार्बन होती है वो भी CO2 की फॉर्म में रिलीज होने लगती है। डिफॉरेस्टेशन कैसे CO2 को बढ़ा रहा है? पेड़ पौधे जब तक जिंदा रहेंगे CO2 सोखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। पर जब आप पेड़ को काटते हैं तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उसमें स्टोर्ड कार्बन ही CO2 फॉर्म में रिलीज होने लगती है। तो डिफॉरेस्टेशन CO2 को ऐड करता है, एटमॉस्फेयर में बढ़ाता है। फॉसिल फ्यूल को जो बर्न करेंगे, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब इनको जलाएंगे तो भी CO2 का लेवल बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो है उनसे भी CO2 का लेवल बढ़ेगा। तो CO2 के ये कुछ सोर्सेज लिखे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, एनवायरमेंट चैप्टर 3 में मैंने सब डिटेल में सब सोर्सेज लिखवाए हुए हैं, नेचुरल, मैनमेड दोनों लिखवाए हुए हैं। यहाँ बस मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में किस तरह से आप लिखते चलिए। सोर्सेज बहुत सारे बताए हुए हैं मैंने, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो चीज। CO2 के बाद आता है मीथेन। मीथेन की हीट ट्रैप करने की क्षमता। देखो, जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, किस गैस का कितना हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, उसके लिए स्पेसिफिक एक टर्म यूज किया जाता है, GWP। उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इस टॉपिक के लास्ट में बताऊंगा मैं। तो जब एबिलिटी की बात आएगी कि कोई गैस का मॉलिक्यूल हीट ट्रैप करने की एबिलिटी कितनी रखता है, उसके लिए हम टर्म GWP बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो किसी गैस का GWP ज्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग योगदान दे रही है, नहीं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का GWP हाईएस्ट है, पर एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि उसका अमाउंट कम है। अगर अमाउंट भी ज्यादा होता तो चिंता का विषय हो जाता। ठीक, तो क्षमता ज्यादा है पर क्वांटिटी कम है। तो पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब टोटल योगदान भी ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता। तो मीथेन, CO2 के बाद फिर हमने मीथेन लिखी। मीथेन भी हीट ट्रैप करने की क्षमता है। इसकी जो लाइफ है एटमॉस्फेयर में वो 100-200 साल नहीं होती, 12 साल के लगभग, 12 साल से 30-35 साल के बीच में। जो इसकी रेंज अगर आप पढ़ोगे, कहीं कहीं 30-35 साल मिलेगा, कहीं 12 से 20 साल मिलेगा, अलग अलग दिया रहता है। फिलहाल 12 साल के आसपास। तो मीथेन का जो मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में आया, उसकी लाइफ जनरली 12 साल के आसपास होती है, कि जो मॉलिक्यूल आया है 12 साल तक जिंदा रहता है।
हीट ट्रैपिंग कर सकता है। तो अगर मीथेन का स्तर बढ़ रहा है, अगर मीथेन का लेवल बढ़ रहा है, तो आज जो मीथेन रिलीज हो रही है अगले 12 साल तक रोल प्ले करेगी, मतलब शॉर्ट टर्म CO2 की तुलना में नियर टर्म वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। CO2 तो जो एटमॉस्फेयर में आया, एक बार आ गया तो 50 से 200 साल तक रोल प्ले करेगा। इसकी लाइफ 12 साल के आसपास होती है, पर नियर टर्म में वार्मिंग के लिए ये जिम्मेदार बिल्कुल है, और CO2 के बाद आता है। मीथेन के जो सोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटी से आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, जहां से कोयला वोयला निकालते हैं वहां से भी मीथेन रिलीज होती है। फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एग्जांपल के लिए कोल फील्ड्स, कोयला जहां निकाला जाता है वहां से भी मीथेन रिलीज होती है, उसे बोलते हैं कोल बेड मीथेन, CBM। तो अगर ये मीथेन एटमॉस्फेयर में जाए तो ग्लोबल वार्मिंग करेगी। तो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है कि ये जो कोल बेड मीथेन होती है, कैसे इसको कलेक्ट करके एनर्जी में यूज कर लें। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल, कोल फील्ड वगैरह से कोयला वोयला जहां निकाला जाता है, वहां से साथ में मीथेन भी रिलीज होती है, जिसको कोल बेड मीथेन बोलते हैं। तो अगर ये एटमॉस्फेयर में जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग करेगी, इसको कलेक्ट करके एनर्जी में यूज कर लें, कोल बेड मीथेन। CNG वगैरह जो नेचुरल गैस वगैरह भी आप यूज करते हो, नेचुरल गैस का कंपोजिशन अगर देखोगे, सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है, मीथेन होता है। तो जब आप मीथेन को नेचुरल गैस वगैरह में मीथेन यूज कर ले रहे हो, तो ये भी मीथेन क्यों नहीं यूज होगी। बायोगैस के अंदर भी 70% से ऊपर मीथेन, CNG PNG में भी मेजोरिटी मीथेन। तो नेचुरल गैस का कंपोजिशन देखेंगे 70% तक तो वो मीथेन होता है। तो कोयला जहां से निकालते हैं वहां से मीथेन भी आती है, हम इसको कलेक्ट करके एनर्जी में यूज कर लें, अदरवाइज ये वेस्ट होगी तो एटमॉस्फेयर में जाके ग्लोबल वार्मिंग करने लगेगी। ठीक है, इसके बाद फिर नंबर है नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का हीट ट्रैप करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, 230 गुना लगभग होती है, 230 से 300 गुना के लगभग। पर योगदान इसका मीथेन के बाद लिखा है। यह भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, एटमॉस्फेयर में इसकी लाइफ लगभग 114 साल होती है। कंबशन से भी आएगा, एग्रीकल्चर से भी आता है, एग्रीकल्चर में आप कई सारे फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हो, उससे भी आता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी रिलीज होता है। और मीथेन एग्रीकल्चर में कहा, चावल का जो खेत होता है, चावल के खेतों से भी मीथेन रिलीज होती है। एक्चुअल में जो मार्शी सॉइल है, मडी एरिया है, जहां वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा है, जैसे नदी के किनारे वेटलैंड एरिया होते हैं, कोई दलदली क्षेत्र है, चावल का खेत है, ये सब मीथेन रिलीज करते हैं। ये सब मीथेन रिलीज करते हैं, रिएक्शन जो बनती है उससे मीथेन रिलीज होता है। तो खेती बाड़ी में चावल का खेत, धान का जो खेत है, चावल खेत में धान का खेत, पैडी फील्ड, धान का खेत, ये भी मीथेन का सोर्स है। पैडी फील्ड जो होती हैं वो भी मीथेन का मेजर सोर्स है। वेटलैंड एरिया प्राकृतिक रूप से भी मीथेन रिलीज करते हैं, दलदली क्षेत्र भी। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड भी खेती बाड़ी में फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है। इसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रोल को कम किया गया, क्योंकि वो कूलिंग तो अच्छी करता था पर वो ओजोन डिप्लीशन कराता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस, ये अच्छी कूलिंग करता था रेफ्रिजरेटर में भी, AC में भी, पर ये ओजोन डिप्लीशन करता था। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ और 1989 में प्रभाव में आया। 1989 में प्रभाव में आया, 2 साल बाद। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ 1987 में, विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम, 1989 से प्रभाव में आया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा और भी जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ साथ और भी जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, इन्हें हम ODS कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी बारे में था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनको फेज आउट किया जाए, दुनिया से उनको हटाया जाए, दुनिया से उनको हटाया जाए, फेज आउट किया जाए। और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग वगैरह में कूलिंग कराने के लिए फिर क्या यूज करें, कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जो कूलिंग करे पर ओजोन को डैमेज ना करे। इसी को रिप्लेस करके आए थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs। CFC वगैरह को रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल शुरू किया गया, क्योंकि ये
ओजोन डिप्लीट नहीं करते थे और कूलिंग करते थे, रेफ्रिजरेटर में भी, एसी में भी। पर अगर ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में इसका भी योगदान था, इसका भी योगदान है, इवन इसका रोल ज्यादा है। ओजोन डिप्लीशन एक समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग दूसरी समस्या है, और पॉल्यूशन तीसरी समस्या है। तो एक हो गया ग्लोबल वार्मिंग, एक हो गया ओजोन डिप्लीशन, एक हो गया एयर पॉल्यूशन। तीनों अलग अलग बातें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन भी करता था, ग्लोबल वार्मिंग भी करता था, दोनों करता था। ओजोन डिप्लीशन में ज्यादा रोल था इसका, तो ओजोन को बचाने के लिए इसको हटाया गया, HFC को लाया गया। पर जब ग्लोबल वार्मिंग पर सोचा गया तो ग्लोबल वार्मिंग HFC और ज्यादा करता है, ओजोन डिप्लीशन को तो नहीं करेगा पर दूसरी समस्या खड़ी कर देगा, ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा करेगा। ठीक, तो HFC को भी हटाना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक संशोधन लाया गया जिसका नाम है किगाली अमेंडमेंट। ये सब चीजें देख के सरप्राइज मत हो, इन्वायरमेंट जो मैं बोल रहा हूं उसमें सब पढ़ाया है ये। यहाँ मैं रिवीजन मुझे करानी पड़ रही है कि मान लो किसी ने इन्वायरमेंट अभी तक नहीं पढ़ा मेरा वाला, तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा ये समझाने के लिए, नहीं तो सब कुछ एज इट इज पढ़ाया हुआ है वहां पर। तो किगाली अमेंडमेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को लेवल को कम करने के लिए। तो कहानी शुरू हुई ओजोन डिप्लीशन पर। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है तो ओजोन डिप्लीट करने वाली चीजों को रोका जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यही तय हुआ था, कनाडा में 1987 में बैठक हुई थी, 2 साल बाद ये लागू हो गया था। WEF का मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम। और चर्चा हुई कि HFC लाया जाए। HFC कूलिंग करा देगा, ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन नहीं करेगा, पर ग्लोबल वार्मिंग ये ज्यादा कर देता है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन ना करे पर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा करे तो भी दिक्कत है। तो किगाली अमेंडमेंट 2016-17 में जो आया उसमें यही था कि इसके लेवल को भी घटाना है, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन तो नहीं कर रहा पर ये ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज देखोगे अब समझ आएगा। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, हीट ट्रैपिंग करते हैं, ओजोन डिप्लीशन ये नहीं करते। देखो लिखा है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है पर ये ओजोन डिप्लीशन नहीं करता। HFC ग्रीन हाउस गैस है पर डू नॉट डिप्लीट ओजोन लेयर, और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज होते हैं, खासकर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग में कूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। परफ्लोरोकार्बन हजारों साल लाइफ होती है इनकी, ये एटमॉस्फेयर में आ जाए हजारों साल ये गैसें जिंदा रहती हैं। इनका भी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन जहां किया जाता है, सेमीकंडक्टर वगैरह जहां बनाए जाते हैं, वहां से ये रिलीज होती है परफ्लोरोकार्बन। और इसके बाद आती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसी का है तो इस गैस का है, 24,300 गुना CO2 की तुलना में। CO2 के अगर एक मॉलिक्यूल आप CO2 लो और सल्फर हेक्साफ्लोराइड लो तो 24,300 गुना क्षमता ज्यादा होती है इसकी। हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, पावरफुल का मतलब हीट ट्रैप करने की क्षमता सबसे ज्यादा, हाईएस्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के टर्म में सबसे ऊपर है, पर इसके टोटल मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में कम है, जिस वजह से नीचे आता है टोटल योगदान में। ग्लोबल वार्मिंग में टोटल कंट्रीब्यूशन में ये नीचे आ रहा है, पर इसके मॉलिक्यूल की क्षमता बहुत ज्यादा होती है हीट ट्रैप करने की, टोटल मॉलिक्यूल के नंबर कम है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड सबसे ज्यादा पोटेंट, सबसे ज्यादा GWP वाली गैस है, और 3200 साल लाइफ होती है। एटमॉस्फेयर में आ जाए जल्दी खत्म नहीं होता। ये कहां से आ रहा है? सर्किट ब्रेकर बनाने में यूज होता है, स्विच गियर बनाने में यूज होता है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वहां से आता है। तो इसके सोर्स क्या है? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर, ये सब रिलीज करते हैं इसको। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखिए, और 10 नंबर 8 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, अब वेटेज क्या रखेगा क्वेश्चन का वो अलग बात है। और अगर आपने इस तरह से लिख दिया गैस का नाम, सोर्स, अगर आपने इस तरह से लिख दिया, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कोई करेगा नहीं, और ना इतना स्पेसिफिक लोग बताएंगे किसी को। आप चेक कर लीजिएगा, बाकी जगह भी सोशल एस्पेक्ट चल रहा होगा, मैच कर लीजिएगा नोट्स। ये सब इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ, कितनी लाइफ होती है, पोटेंशियल, ये कोई बताता नहीं है। अगर इस तरह से किसी ने रिप्रेजेंट कर दिया, 10 नंबर का क्वेश्चन अगर है, कम से कम 7 से 8 नंबर, 8 नंबर कहीं नहीं जाता। पूरी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, कम से कम 8 नंबर 10 में से देना ही देना, मजबूरी है उसकी।
10 में 10 ना दे, क्या पता भाई, एक आध नंबर कहीं काट ले, राइटिंग का है, कुछ समझ नहीं आया उसको, पर 10 में से 8 अगर जैसे यूपीएससी आंसर चेकिंग के हिसाब से मैं बात करूं तो 10 में से 8 तक नंबर कहीं नहीं जाता। ठीक। और दूसरी तीसरी बार रिपीट, एनवायरमेंट पढ़ोगे तब भी पढ़ाया है, यहां फिर से पढ़ाया है, तो 2-3 बार पढ़ाने में भूलने का भी सवाल नहीं। फिर आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी देखो आरआरबी में क्वेश्चन आया, बच्चों में चिंता का वो विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि सर आपने कहा था कि टोटल योगदान ग्लोबल वार्मिंग में किसका होगा, लीस्ट कंट्रीब्यूशन में आपने NOx ना लिखा के क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है। बिल्कुल दिया है, वही होता है। एनसीईआरटी का डाटा पुराना है, सीएफसी का लेवल समय के साथ बहुत कम हो चुका है, उल्टा NOx का लेवल बढ़ रहा है। तो मैंने लीस्ट योगदान में सीएफसी इसीलिए बोला था क्योंकि ये पिछले 15-20 साल में इसके लेवल में बहुत तेज कमी आई है। तो अगर योगदान, देखो पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं मैं, टोटल योगदान के सीक्वेंस में लिख रहा हूं। जो मैं लाइन से गैसेस लिख रहा हूं, टोटल योगदान ग्लोबल वार्मिंग कौन कितना कर रहा है उस सीक्वेंस में लिख रहा हूं। क्योंकि अगर मैं GWP के टर्म में बोलता तो मैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड को सबसे ऊपर लिखता। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब SCFC हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। और क्लोरीन और ब्रोमीन, जिन गैसेस में आपको क्लोरीन ब्रोमीन दिख रहा है, ये ओजोन के सबसे बड़े दुश्मन है। ओजोन के दुश्मन जिनमें आपको क्लोरीन या ब्रोमीन नाम दिख रहा है, वो ओजोन के दुश्मन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन में दोनों रोल प्ले करते हैं, और ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग भी कराते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कराते हैं और ओजोन डिप्लीशन भी करते हैं। ओजोन डिप्लीशन के लिए ये ज्यादा रोल प्ले करते थे, इसलिए इनको ग्रेटली रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। कहां इस्तेमाल होते थे ज्यादातर, कूलिंग के लिए, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन क्योंकि ओजोन डिप्लीशन में ज्यादा रोल प्ले करते थे, इसलिए इनके लेवल में समय के साथ कमी आ गई, इनका योगदान ओजोन डिप्लीशन में कम हो गया। पर ग्लोबल वार्मिंग भी ये करते थे, उसमें भी रोल होता था। अभी भी जो रिलीज होते हैं, थोड़ा बहुत जो अभी रिलीज होता भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, इनके सोर्स ये हैं, देयर सोर्सेज। अब रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में यूज तो नहीं, पर एरोसोल, फोम जो आप यूज करते हो, सेविंग फोम वगैरह, उससे भी आता है। एरोसोल से भी रिलीज होता है। जो फोम वगैरह यूज करते हैं, सेविंग फोम वगैरह, उससे भी आता है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में क्लीनिंग वगैरह की जाती है कुछ केमिकल से, उसमें भी रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में क्लीनिंग की जाती है, उसमें भी यूज होता है CFC। पर अभी जितना पहले लेवल था उस लेवल से बहुत कम आ चुका है। और यही कारण है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कंट्रीज ने मिलकर तय किया था कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को दुनिया से फेज आउट करेंगे, और ऐसा हुआ भी। यही कारण है कि ओजोन में रिकवरी देखी जा रही है। ओजोन डिप्लीशन जो हुआ था 2016-17 के बाद से ओजोन में रिकवरी देखी जा रही है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यही तय हुआ था कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंस को हटाया जाए, और इसीलिए बहुत सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। यही रीजन है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हटाया जाए, और हटाया गया, इसीलिए ओजोन में रिकवरी देखी जा रही है। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। क्या ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस के लेवल को घटाने के लिए भी कोई प्रोटोकॉल है? कई सारे हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में जापान में साइन हुआ था। प्रभाव में आने में 8 साल लग गए थे, क्योंकि सारे कंट्री में सहमति नहीं बन पा रही थी। डेवलप्ड कंट्री अलग कहानी कह रहे थे, डेवलपिंग वाले अलग, एक मत नहीं बन रहे थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसको डील करता है? इसका पर्पस है रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके। तो जैसे ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उतना ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज को कम किया जाए। क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए? तो ग्रीन हाउस गैस के लेवल को कम करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, इसको घटाने के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल। साइन हुआ था जापान में 1997 में, विद इफेक्ट फ्रॉम, प्रभाव में आया 2005 में, 8 साल बाद, क्योंकि कंट्रीज में सहमति नहीं बन रही थी। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में डिफरेंसेस थे, एक मत नहीं बन पा रहे थे, और जापान में साइन हुआ था।
इसके अलावा और भी कई एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो भी इसी के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक, तो कई सारे एग्रीमेंट वगैरह बताए हैं, पर सवाल ये है, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जिक्र आया, ओजोन डिप्लीशन के मामले में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सफल रहा, क्या ग्लोबल वार्मिंग के मामले में क्योटो प्रोटोकॉल सफल रहा? नहीं, क्योंकि अगर सफल रहा होता तो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर घट रहा हो। ओजोन डिप्लीशन हो रहा था, 17 के बाद से ओजोन रिकवर कर रही है, उस बेसिस पे हमने कह दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सफल रहा। पर ग्लोबल वार्मिंग अभी भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हर अगला साल पिछले साल की तुलना में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्योटो प्रोटोकॉल सफल नहीं नहीं रहा। ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने को रोकने में हम असफल रहे। लगातार ग्रीन हाउस गैस का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब दुनिया में इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जंगलों को काटना, ये सब और एक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक, ग्रीन भाई ये असफल रहा, क्योटो प्रोटोकॉल सफल नहीं हो पाया, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। मतलब क्या? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ये बढ़ रही हैं, इसका मतलब एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर प्लांट, डिफॉरेस्टेशन, ये एक्टिविटी समय के साथ और इंक्रीज होती जा रही है। ये फेल रहा, इसीलिए इस पे हमें सफलता नहीं मिली। यहां मैंने कार्बन फुटप्रिंट में सेक्टर वाइज, एनर्जी सेक्टर, बिल्डिंग, कौन कितना योगदान दे रहा है, ये चार्ट मैंने यहां पर ऐड कर दिया है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है यूएनईपी, उन्हीं का डाटा है। और कहीं कोई भी ये चीजें आपको पढ़ाए, सोर्स जो रेफर किया जाए वो ऑथेंटिक होना चाहिए। देखो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अल्टीमेट बात यह है कि आपके करियर का सवाल है। तो कोई कहीं कोई कोचिंग करा रहा हो, चाहे राजस्थान की लोकल कोचिंग हो, चाहे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जो भी सोशल एस्पेक्ट का डाटा आपको कराए, उस टीचर की जिम्मेदारी है विकिपीडिया और चैट जीपीटी रेफर ना करे। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो डाटा अगर आपने गलत उठा लिया तो फिर गलत गड़बड़ हो जाएगी इसमें। चैट जीपीटी या विकिपीडिया को रेफर ना किया जाए। ऑथेंटिक सोर्स, अगर आप इस साइंस तक की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जहां से डाटा आता है, जो सोर्स हैं, उनको रेफर किया जाए। अगर कोई कहीं पढ़ा रहा है या मेरी बात सुन रहा है, तो वो भी ओरिजिनल सोर्स को रेफर करे जहां से डाटा आता है। ठीक, विकिपीडिया, चैट जीपीटी एग्जाम्स के लिए सुटेबल नहीं है। और अगर नेशनल लेवल का डाटा देना है, राजस्थान का डाटा देना है, तो मिनिस्ट्री वगैरह के डाटा को उठाया जाए, गवर्नमेंट पोर्टल के डाटा को उठाया जाए, जिसको हम क्लेम भी कर सके। विकिपीडिया, चैट जीपीटी कोई नहीं मानेगा। ऐसी आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जब चैलेंज करते हैं, तो गवर्नमेंट सोर्स को रेफर करना चाहिए, इंटरनेशनल या नेशनल कोई एजेंसी हो उसको कोट करें। ओरिजिनल सोर्स को कोट करेंगे तो काट नहीं पाएगा कोई भी। तो ये मैंने बता दिया भाई, ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट के टर्म में कौन सेक्टर कितना करता है, 2023 का ही डाटा है। हर महीने तो कैलकुलेट करना मुश्किल चीज है, ये 2023 का लेटेस्ट डाटा ही है। और फिर अब दुनिया का समझ में आ गया, तो फिर इंडिया का बताइए। इंडिया में देखो, एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा योगदान कर रहा है। इंडिया का जीएचजी एमिशन की बात करें तो इंडिया में एनर्जी सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में या जीएचजी एमिशन में, सबसे ज्यादा इंडिया में भी एनर्जी सेक्टर, दुनिया में भी एनर्जी सेक्टर, दुनिया में भी, इंडिया में भी एनर्जी सेक्टर। अब कौन कौन से सेक्टर जीएचजी एमिशन कर रहे हैं? सबसे नंबर 1 पे एनर्जी सेक्टर, यह मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। सबसे ज्यादा जीएचजी एमिशन दुनिया में भी, इंडिया में भी एनर्जी सेक्टर। तो जो हम एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल या पावर प्लांट वगैरह में जो बर्न कर रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, हीटिंग कूलिंग के लिए, तो ये सारा एनर्जी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में। फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल आप यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है, इंडस्ट्रीज से भी एमिशन आ रहा है। एग्रीकल्चर और लैंड यूज, ये भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन दे रहे हैं। कहां कहां से आ रहा है, सोर्स लिखे हैं, ये कहां कहां से आ रहा है, सोर्स लिखे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जब करते हैं तो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। जैसे घरों के वेस्ट को जब आप लैंडफिल में डंप करते हो, शहर के आउटर एरिया में लैंडफिल साइट बनाए जाते हैं, वेस्ट का जो मैनेजमेंट करते हैं, वहां से भी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती हैं। तो मीथेन, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट आप डंप करोगे, वहां भी मीथेन रिलीज होगा।
वेस्ट को बर्न करोगे तो भी CO2 वगैरह आएगी, रिसाइकलिंग करोगे तो भी ग्रीन हाउस गैस आएगा। ये कई सारे प्रोसेस हैं जो सब ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट करते हैं। सप्लाई चेन और कंजम्पशन की जो चीजें हैं कि आप कपड़े कंज्यूम कर रहे हो, गाड़ी यूज कर रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज कंज्यूम कर रहे हो, बना कहीं, ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और पहुंचा, वेयर हाउस में रखा, फिर वहां से आपके पास आया, उस पूरी सप्लाई चेन वगैरह में भी कई स्टेजेस पे ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है। अलग अलग स्टेजेस पे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता जाता है। तो ये सब लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल में भी, प्रोडक्ट मेंटेनेंस में भी, डिस्पोजल में भी, हर स्टेप पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी प्रकार का कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस एमिट हो रही है। अब ये मत कह देना सर इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं कर रहे। अरे भैया, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जा रही है, कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस तो वहां से आ ही रहा है। और अगर पावर प्लांट कोल पे चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला जला रहे हो, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो हुआ ही। ठीक। कार्बन फुटप्रिंट को कुछ टाइप्स भी बनाए गए, कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब डायरेक्ट एमिशन जो है, डायरेक्ट एमिशन जो है वो प्राइमरी में आ जाएगा। किसी चीज से जोड़कर हम कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, आप कपड़े यूज कर रहे हैं, पर उस कपड़े के बनने में, ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई होगी, वो सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट कह देंगे। तो जो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपको एमिशन बोले, डायरेक्ट वाले को प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट कह देते हैं, इनडायरेक्ट वाले को सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट। कुछ भी नहीं है भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के एमिशन आप कंसिडर कर रहे हो। तो डायरेक्ट एमिशन वाले को प्राइमरी बोल देंगे, इनडायरेक्ट लिंक जो है उसको आप कह दोगे सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट एमिशन। तो प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट में जिसमें डायरेक्ट रिलेशन है, फॉसिल फ्यूल जलाया, ग्रीन हाउस गैस बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल जला, ये सब डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट में आ जाएगा। आप कपड़े यूज कर रहे हैं, कपड़े के ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी कपड़े को लेकर आई थी, फ्यूल रिलीज एमिशन हुआ, बर्न हुआ था, एमिशन आया था ग्रीन हाउस गैस का, वो इनडायरेक्ट रिलेशन है, वो सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट में होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट या प्राइमरी सेकेंडरी का क्या मतलब, सीधा सीधा कार्बन एमिशन है डायरेक्ट, सीधा सीधा एमिशन है डायरेक्ट, कोई चीज से पीछे स्टेज से जोड़कर हम देख रहे हैं एमिशन सेकेंडरी। ये पेन हमने यूज किया, ये पेन अब मैं यहां यूज कर रहा हूं, तो यहां तो GHG एमिट नहीं हो रही, पर जब ये पेन बना होगा, ट्रांसपोर्टेशन से लाया गया होगा, इससे संबंधित बनने से लेकर यहां आने तक, कल को जब ये डिस्पोज होगा वहां तक, जिस लेवल पे जितनी ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई इनडायरेक्ट में, ये कार्बन फुटप्रिंट सेकेंडरी में आएगा। ठीक। ये स्मार्ट बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसके बनने में, ट्रांसपोर्टेशन होने में जितनी ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई सब सेकेंडरी माना जाएगा। सीधा सीधा किसी चीज को जला रहे हैं, उससे जो GHG आ रही है वो प्राइमरी में माना जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी का क्या मतलब है, क्लियर हो गई बात। लिख भी दिया है मैंने सारा इसमें डिटेल में। कारपोरेट फुटप्रिंट, कंपनीज से संबंधित जो कार्बन एमिशन होता है उसे हम कारपोरेट कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। कंपनी से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जो एमिशन है, केवल कंपनी की बात की जाए, कंपनी से रिलेटेड जो एमिशन है उसे हम कारपोरेट कार्बन फुटप्रिंट नाम दे देते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना GHG एमिशन होता है उसे हम प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट कह देते हैं। भाई कंपनी से रिलेटेड GHG एमिशन, उसे नाम दे दिया कारपोरेट, जबरदस्ती बनाया गया नाम है। कंपनी से जो एमिशन आ रहा है कारपोरेट कार्बन फुटप्रिंट, किसी प्रोडक्ट के बनने में जो GHG एमिशन आ रहा है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट। भाई प्रोडक्ट के सप्लाई होने में, प्रोडक्ट के बनने में, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना GHG है वो प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट। किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, कोई इंडिविजुअल जितनी चीजें यूज कर रहा है उसके बनने में, ट्रांसपोर्ट होने में, यूज होने में, लास्ट में डिस्पोज होने में जितना कार्बन एमिशन GHG आ रहा है वो इंडिविजुअल लेवल पे कार्बन फुटप्रिंट। तो कंपनी जितनी चीजें कंपनी के चलने में यूज हो रही हैं, कंपनी जो चीजें यूज कर रहा है, जो सर्विस ले रहा है, कंपनी की जितनी मशीनें हैं, कंपनी से रिलेटेड जितना GHG आ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कंपनी के द्वारा जितना एमिशन है GHG का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस कार्बन फुटप्रिंट को एक नाम दे देंगे कारपोरेट कार्बन फुटप्रिंट। किसी प्रोडक्ट के बनने में, ट्रांसपोर्ट होने में जितना कार्बन फुटप्रिंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसे प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट कह देंगे। कोई इंडिविजुअल जितनी चीजें इस्तेमाल कर रहा है,
अगर वो किसी चीज को बर्न कर रहा है या जो चीज यूज कर रहा है फाइनली उसको डिस्पोज करेगा, या उन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में उस व्यक्ति से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, उसकी एक्टिविटी, उसके प्रोडक्ट जितना वो यूज कर रहा है, तो इंडिविजुअल व्यक्ति जितनी चीजें कंज्यूम कर रहा है उनके सप्लाई में, उनके यूज में, उनके डिस्पोज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना जीएचजी आया वो इंडिविजुअल लेवल पे कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। तो कुछ भी नहीं है, कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कारपोरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट, इंडिविजुअल से रिलेटेड इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट। ठीक। हाईएस्ट कार्बन फुटप्रिंट पर कैपिटा मैंने बताया चाइना, अमेरिका, इंडिया। प्रति व्यक्ति CO2 एमिशन की बात करें तो कतर, प्रति व्यक्ति लगभग 42.6 मेट्रिक टन एमिशन है। पर कैपिटा CO2 एमिशन कतर में एक व्यक्ति जितनी चीजें इस्तेमाल करता है उनके बनने में, डिस्पोज होने में, यूज होने में 42.6 मेट्रिक टन प्रति व्यक्ति CO2 एमिट करता है। वहां उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं 42.6 मेट्रिक टन प्रति व्यक्ति, ये लेवल है। ठीक। अब मैंने यहां डिफाइन किया है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, पहले जरा एक लाइन समझ लो। कोई ग्रीन हाउस गैस है X, कोई ग्रीन हाउस गैस है X। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरफ हमने CO2 ले लिया, CO2 ले लिया 1 टन, 1 टन CO2, और दूसरी कोई गैस, कोई भी ग्रीन हाउस गैस X क्या है, एनी अदर GHG, एनी अदर GHG। और जो कैलकुलेशन की जाती है वो 100 ईयर्स लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? कोई ग्रीन हाउस गैस 1 टन CO2 को रेफरेंस लेते हुए उसके कंपैरिजन में 100 साल के टाइम पीरियड में कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये होता है GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। नहीं समझ आया? फिर सुनो। कोई गैस 1 टन CO2 की तुलना में, मतलब 1 टन CO2 रख दें और 1 टन हम कोई और गैस रख दें, मान लो 100 साल के समय में कोई गैस इसके कंपैरिजन में कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। मतलब आप इसको रेफरेंस मान रहे हैं तो इसका GWP आपने 1 माना, जिस गैस को आपने रेफरेंस लिया है इसके GWP को आपने माना 1, और बाकी गैसेस को इसकी तुलना में कंपेयर कर रहे हैं तो उसका नंबर 1 से अलग आएगा। नहीं समझ आया? फिर रिपीट करता हूं। आप मेरे से कहोगे कि सर 10 रेसलर हैं और 10 की क्षमता किसी रेफरेंस को मानते हुए हमें समझाइए। तो मैंने आपसे कहा कि अंडरटेकर एक रेसलर को आप रेफरेंस ले लो, बाकी रेसलर उसको रेफरेंस मानते हुए कोई उसका 0.8 टाइम, कोई उसका 1.2 टाइम, कोई उसका 0.7 टाइम। तो आपको समझ आ गया कि अंडरटेकर को रेफरेंस लेते हुए इनकी क्षमता बताई जा रही है ना? कोई भी रेफरेंस ले लो यार, कहीं पर भी। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कोई ग्रीन हाउस गैस कितना हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, ये सवाल है। मैंने आपसे कहा CO2 को रेफरेंस मानना है क्योंकि सबसे ज्यादा जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है दुनिया में वो CO2 मेन गैस यही है। मेजॉरिटी जो ग्रीन हाउस गैस है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से तो CO2 है, वाटर वेपर की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल फिनोमेना से आती है। हमें तो ह्यूमन एक्टिविटी की बात करनी है। तो 1 टन CO2 के आधार पर कोई गैस 100 साल के समय में कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इसको हमने 1 मान लिया, बाकी सब इसकी तुलना में कितना हीट एब्जॉर्ब करेंगे ये निकालेंगे। जैसे मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 21 आता है। 21 का मतलब क्या? जितनी CO2 है अगर उतनी ही मीथेन होती 21 गुना हीट ट्रैपिंग ज्यादा होती। अगर सल्फर हेक्साफ्लोराइड रख दें उसका आएगा 24,300, मतलब जितना CO2 है अगर उतना ही सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता 24,300 गुना ज्यादा हीट ट्रैपिंग करता। ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपसे कोई कहे, आप कहेंगे 1 टन CO2 को रेफरेंस मानते हुए कोई भी गैस 100 साल के समय में कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। नहीं समझ आया हो तो मैं फिर रिपीट करूं। तो एक कॉमन रेफरेंस मिल गया कि बाकी गैसों की हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है, बाकी गैसेस कितनी हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती हैं,
ये लेवल हमें मिल गया। नहीं समझ आया तो बताइए पहले। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि सर ये कार्बन फुटप्रिंट में ही आपने इतना सारा बता दिया। अभी कार्बन क्रेडिट पढ़ोगे और अभी आगे आपके ग्लोबल वार्मिंग का कोई टॉपिक आएगा, एनवायरमेंट रिलेटेड, तो भी ये सारी चीजें वहां कनेक्ट हो जाएंगी। ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये किसी और आंसर के साथ भी क्लब कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ऐसा कहीं भी चीज आए आप वहां पर भी क्लब कर सकते हैं इस आंसर को। मेन तो बात है नॉलेज बढ़ना। जब ये नॉलेज होगी, ये चीजें पता होंगी, तो किसी और आंसर के साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो GWP का मतलब समझ आ गया। अब देखो डेफिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं? GWP is a measure of how much energy the emission of 1 ton of gas will absorb over a given period of time relative to the emission of 1 ton of CO2। 1 ton of CO2 और टाइम पीरियड 100 साल लिया जाता है। टाइम पीरियड इसमें 100 साल लिया जाता है। तो GWP क्या बताता है? कोई गैस 1 टन CO2 की तुलना में 1 टन कोई गैस ली जाए और 1 टन CO2 से कंपेयर किया जाए 100 साल के समय में, तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। 1 टन कोई गैस 1 टन CO2 से कंपेयर की जाए 100 साल के समय में, वो कितना हीट ट्रैप करेगा, दैट इज GWP। तो अलग अलग गैसेस का हमें कॉमन रेफरेंस मिल जाता है, हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसकी कितनी होगी। ठीक। और ये भी जो गैस ली गई है उसका भी 1 टन लिया गया है। 1 टन कोई गैस 1 टन CO2 से कंपेयर करें 100 साल में, ये कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज GWP। कौन सी गैस का GWP कितना है यहां देखो लिख भी दिया है, ये चार्ट हमने दे दिया है यहां पर। कोई गैस का GWP कितना है? CO2 को तो रेफरेंस ही मानते हैं, तो CO2 को 1 मानना पड़ेगा। रेफरेंस CO2 लिया जाता है। अब इसकी तुलना में मीथेन 21 गुना, नाइट्रस ऑक्साइड 310, HFC 150 से 11,700 के बीच, पर फ्लोरोकार्बन इतना, SF6 23,900। 23,900 भी क्या, अभी इस समय 24,300। टाइम टाइम पे नई नई रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा 24,300 लेवल है। एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये रफली निकाले जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ी जान जाओगे, रेंज लिखी जाती है। 23,900 से 24,300 के आसपास है इसका लेवल। ठीक है। तो किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, वो सब गैसेस लाइन से लिख दिया है देखो। CO2 1, मीथेन 27 से 30, नाइट्रस ऑक्साइड 273, मीथेन का कहीं 21 लिखा है, कहीं 27, 21 से 30 की रेंज लिख सकते हो, 21 से 30 लिख सकते हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, हाइड्रोफ्लोरो, ये सब का भी लिखा हुआ है। अब मुझे ये बता दीजिए, ये पहला टॉपिक सबको समझ आ गया? यहां पे हमने डिस्कस किया कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में, ग्रीन हाउस गैस और उनके सोर्स। अभी हमने डिस्कस किया कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके सोर्स कौन कौन से हैं, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यहां तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताए। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट। चाहे इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, चाहे 20 नंबर, चाहे 2 नंबर, हर तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। लंबा क्वेश्चन अगर आए, ज्यादा मार्क्स का आ जाए, तो चार्ट भी है, ग्राफ भी है, सब कुछ दे दिया। सिर्फ डेफिनेशन आए तो पहला पैरा, केवल डेफिनेशन पूछे कार्बन फुटप्रिंट का, जैसे 2013 और 18 में आया हुआ है, तो आप सिर्फ पहला पैरा लिखेंगे। केवल अगर इसमें डेफिनेशन पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, बस पहला पैरा लिखेंगे, क्योंकि बाकी लोग 2 लाइन लिखेंगे, आप 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे। पहला पैरा लिख देंगे, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें कुछ भी नहीं काट सकते। ठीक है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट 2-3 क्लास जो है ना, जैसे कल राजस्थान GS वाली क्लास थी, तो मैं सोच रहा हूँ जब सोशल एस्पेक्ट का जब मोमेंटम बना है, 2-3 क्लास पहले बैक टू बैक इसका करा दूं, क्योंकि राजस्थान GS की 5 क्लास में आपको करा चुका हूँ। तो आप मुझे बता दो, राजस्थान GS कल रखें या पहले इसी को कंटिन्यू कर दें? सोशल एस्पेक्ट की 4-5 क्लासें हो जाएं, 10-12 टॉपिक खत्म हो जाएं, फिर राजस्थान GS के लेक्चर आगे कर दें।
क्योंकि राजस्थान जीएस 5 क्लासें हुई हैं, थोड़ा इसका डाटा मैं कवर कर दूं, मेरे दिमाग में भी ये है। तो कल भी हम सोशल एस्पेक्ट की क्लास रखेंगे, कल भी सोशल एस्पेक्ट की क्लास रहेगी 6:30 PM लाइव। आज पहली क्लास थी, एक टॉपिक खत्म करा दी, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इन्वायरमेंट जो प्रीलिम्स में आपको दिया जरूर कर लेना, नहीं तो जब क्वेश्चन आएंगे प्री में भी मेंस में भी, फिर आपको पता चलेगा उसकी वैल्यू कितनी है। और वो सब्जेक्ट इतना डिफरेंस क्रिएट कर देगा आप में और औरों में, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, अगर आप इन्वायरमेंट जो मैंने पढ़ाया वो कर लेते हो तो। और गारंटी है इस चीज की, अपने आप से नहीं कहना चाहिए, पर तब भी मैं कह रहा हूं, कहीं से कंपेयर कर लेना, 15 और 21 का डिफरेंस होगा इन्वायरमेंट जो कराया हुआ है। इतने सारे टॉपिक कवर करेगा, प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा आपको वो। तो इन्वायरमेंट जरूर कर लेना, ये तो मैं सीक्वेंस में कराता ही चल रहा हूँ। ठीक, तो कल भी सोशल एस्पेक्ट ही करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलो क्लास आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कहानी अब कल देखेंगे। तो अभी इसमें 2 टॉपिक कल मैं आपको कराऊंगा पॉवर्टी के बारे में, कल जो हम शुरू करेंगे। अभी इसमें एक मैंने पॉवर्टी टॉपिक इसमें रेडी किया था, पॉवर्टी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आ भी चुका है। पॉवर्टी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, पॉवर्टी क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद आएगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसके टाइप्स वगैरह बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ चुका है। तो पिछली बार भी ये तो कॉमन टॉपिक है, लास्ट टाइम सिलेबस था उसमें भी थे, इस बार भी ऐड किया हुआ है इन्होंने, उस बार भी था इस बार भी है। फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे कल देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू। अब मैं वही सोच रहा हूँ, पहले 4-5 दिन सोशल एस्पेक्ट करा दूं लगातार, एक फ्लो बन गया है, बार बार अभी चेंज ना करें। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।